हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, आज हम आपको एक ही क्लास में संपूर्ण इकोनॉमिक्स संपूर्ण एग्जाम के लिए करवाएंगे। आपके आने वाले 2026-27 और आगे के एग्जाम है वो सब यहीं से कवर हो जाएंगे। अगर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम जो पढ़ा रहे हैं वही पूछा जाएगा। कुछ ही समय में इस क्लास को मैं क्या कर दूंगा, पूरी को फिनिश कर दूंगा। लास्ट तक जब आप क्लास करेंगे तो आपका पूरा बेस क्लियर हो जाएगा और हर एक क्वेश्चन को आप डील करने के क्या होंगे, समर्थ होंगे। ठीक है ना। तो मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इकोनॉमिक्स की जब शुरुआत होती है तो उसके परिचय से हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। और आपसे सबसे पहले पूछ लेगा कि ये अर्थशास्त्र क्या होता है। मैं अभी अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूं। तो सीधा सीधा जवाब दे देना कि भाई साहब, जरूरतें जो होती हैं ना, वो जरूरतें ही इतनी ज्यादा हो जाती हैं जिन्हें हम असीमित या अनंत संख्या में कहते हैं। कभी खाने की जरूरत, कभी पीने की जरूरत, कभी पढ़ने की जरूरत, कभी उद्योग धंधे की जरूरत, बहुत सारी व्यापक स्तर पर जरूरतें होती हैं। ये आर्थिक जरूरतें भी हो सकती हैं, ये आर्थिक के साथ साथ काम करने के लिए भी जरूरतें हो सकती हैं, रोजगार की भी हो सकती हैं। इन सब को जब क्रमबद्ध तरीके से हम डील करते हैं उसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। कि भाई हमारे पास जनसंख्या बहुत है लेकिन हमारे पास संसाधन काफी कम है। जब जनसंख्या, देखो नेचर ने संसाधन तो सीमित रखे हैं जिनसे आवश्यकताएं पूरी करनी है, तो कम संसाधनों से ज्यादा जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए, वही सब पढ़ाया जाता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई अर्थशास्त्र की मूल समस्या के बारे में, सीधा सीधा आप लोग हिट मानना कि इंसान की जो जरूरतें हैं वो काफी होती हैं, अनंत होती हैं। और हमारे आसपास में संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं। संसाधन पैसा हो सकता है, सामान हो सकता है, वस्तु हो सकता है, ठीक है ना। ये सीमित मात्रा में होते हैं। तब अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से ये किया गया है कि भाई कम पैसे संसाधनों में जब हम अपनी ज्यादा से ज्यादा जरूरतों को पूरी करते हैं तो इसको किस तरीके से वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से पूरा करें। देखो पैसा कम, लेकिन यहां गाड़ी भी लेनी है, मोबाइल भी लेना है, घर भी लेना, अन्य संसाधन भी लेने हैं, तो कम पैसे में किस तरीके से इन जरूरतों को पूरा करेंगे, उसे हम कहते हैं भैया, उसे कहते हैं अर्थशास्त्र। और ये गतिविधियां जहां की जाती हैं उसे हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। अब आपसे पूछे अर्थशास्त्र के पितामह कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर आपसे पूछे सीधा सीधा बता देना एडम स्मिथ का नाम आएगा। बेटा मैं वही फैक्ट आपको करा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। पूछे समष्टि अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, तो J.M. कीन्स हैं। कीन्स का नाम याद रखना आप लोग, J.M. कीन्स। भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक अगर आपसे पूछे, हालांकि अर्थशास्त्र एक किताब है, वो किसने लिखी थी, चाणक्य ने लिखी थी, तो इसका भी नाम याद रखना, चाणक्य भी आप नाम याद रखना। ठीक है, क्लियर यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फैक्ट आपको तैयार होने चाहिए। बात आती है कि भाई अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक व्यष्टि अर्थव्यवस्था और एक समष्टि अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, एक व्यष्टि अर्थव्यवस्था और एक समष्टि अर्थव्यवस्था। आपसे पूछे व्यष्टि अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, देखो यहां ये भी लिख सकते हो, द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में किसने लिखी थी, एडम स्मिथ ने लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन, याद रखना है ना। द जनरल थ्योरी की बात करें तो 1936 में किसने लिखी थी, J.M. कीन्स ने, जिसमें समष्टि अर्थव्यवस्था के बारे में बात करी थी। और ये अर्थशास्त्र किताब की पूछे तो ये राजनीतिक और प्रशासन से संबंधित किताब है। ये किसकी भैया, तो ये चाणक्य की किताब है। क्लास को शेयर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। आ जाइए फटाफट से। तो देखो व्यष्टि अर्थव्यवस्था को हम माइक्रो अर्थव्यवस्था कहते हैं। माइक्रो मतलब सूक्ष्म या छोटा, जहां हम अपनी अर्थव्यवस्था, मतलब मान लो छोटे से घर के बारे में बात कर रहे हैं या व्यक्तिगत बातें कर रहे हैं, तो छोटे स्तर पर जब हम इंडिविजुअल अर्थव्यवस्था की बातें करते हैं उसे व्यष्टि अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या, जब हम किसी एक इंसान या एक परिवार या किसी एक कंपनी की कमाई और खर्च की बातें कर रहे होते हैं तो वो व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी को। साथ ही साथ जैसे एक आदमी की इनकम क्या है, उसका खर्च क्या है, व्यष्टि अर्थव्यवस्था में बात करेंगे। एक कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी कहां क्या सप्लाई कर रही है, क्या नहीं कर रही, सब व्यष्टि अर्थव्यवस्था में। किसी एक चीज जैसे पेन की कीमत क्या है, बैग की कीमत क्या है, एक कार की कीमत क्या है,
ठीक है, एक पेंसिल की कीमत क्या है, ये सब, और उसे पेंसिल को बनाने में क्या खर्च लगा, ये सब व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बातें पूछी जाती हैं। इंडिविजुअल, किसी एक दुकान की बात, किसी एक फैक्ट्री की बात, किसी एक कंपनी की बात, ठीक है ना। तो ध्यान रख लेना, मैंने छोटी सी ट्रिक इसमें बताई है। माइक्रो में आई आ रहा नहीं आ रहा, माइक्रो में आई आ रहा, आई मतलब मैं मतलब अकेला, जो सिर्फ एक की बात करे वो माइक्रो अर्थव्यवस्था होती है। आप लोगों को ये चीजें यहां तैयार हो जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो समष्टि अर्थव्यवस्था मतलब मैक्रो, समष्टि अर्थव्यवस्था मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसे व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव या बड़े स्तर की हम बातें करते हैं, ठीक है ना। आपसे पूछे जब हम किसी पूरे देश की या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक साथ अध्ययन करें, पूरे देश की, भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है भाई साहब, किसके अंतर्गत आएगा, समष्टि अर्थव्यवस्था। विश्व की अर्थव्यवस्था कितनी है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था कितनी है, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का क्या मैटर, ये सब समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। और इसमें हम राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी पढ़ते हैं। इनकम, अगर आपसे नेशनल इनकम की पूछता है, समष्टि अर्थव्यवस्था में आएगी। अगर आपसे कह रहा देश में महंगाई बहुत ज्यादा चल रही है, तो ये समष्टि अर्थव्यवस्था की, घर में महंगाई नहीं होगी, देश के अंदर, विश्व के अंदर, ठीक है ना। कह रहा पूरे देश में गरीबी फैल रही है, बेरोजगारी फैल रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम भाई साहब, समष्टि अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, ट्रिक देखो क्या कह रही है, मैक्रो में ए आ रहा नहीं आ रहा, ए आ रहा है, ए मतलब ऑल, और मतलब सबके बारे में, पूरे देश के बारे में जहां बात की जाती है उसे भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थव्यवस्था कहते हैं। बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइक्रो और मैक्रो के बीच अगर अंतर पूछे आपसे कि भाई माइक्रो और मैक्रो अर्थव्यवस्था के बीच अंतर क्या है, सीधा सीधा बोल देना, एक इकाई की बात करें व्यष्टि अर्थव्यवस्था, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करें तो समष्टि अर्थव्यवस्था। यहां आई का मतलब इंडिविजुअल होता है और यहां आई का मतलब, और ए का मतलब ऑल होता है। ये एक व्यक्ति की आय कर सकता है, एक परिवार की आय कर सकता है। यहां राष्ट्रीय आय निकाली जाती है, पूरे राष्ट्र की आय निकाली जाती है। यहां मांग और पूर्ति तय होती है और यहां पर राष्ट्रीय विकास तय होता है, ठीक है ना। यहां मांग और पूर्ति, डिमांड एवं सप्लाई तय होती है, तय करना के बारे में, और यहां भैया राष्ट्रीय, पूरे राष्ट्रीय विकास के बारे में बातें करते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, ये आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत बार पीसीएस में पूछा गया है। छोटे मोटे एग्जाम में से छोटे से फैक्ट यहां से निकालकर पूछ लिए जाते हैं। 3 क्षेत्र होते हैं, एक प्राइमरी क्षेत्र जिसे प्राथमिक अर्थव्यवस्था कहते हैं, एक द्वितीयक क्षेत्र जिसे द्वितीयक अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है ना, और एक तृतीयक क्षेत्र जिसे टर्शरी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मैं सीधा सीधा आपसे बोल रहा हूं, देश का पैसा कहां से कमाता है, इसके 3 मुख्य स्रोत होते हैं, 3 गियर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। याद रख लेना इस चीज को। सबसे पहले अगर मैं प्राथमिक अर्थव्यवस्था की बात करूं आपसे, सबसे पहले अगर मैं प्राथमिक अर्थव्यवस्था की बात करूं आपसे, तो सीधा सीधा बता देना, यहां नेचर पर डिपेंड होता है, यहां प्रकृति की देन, नेचर से जो कुछ भी हमें कच्चे माल के रूप में मिल रहा है, नेचर से जो कुछ भी हमें कच्चे पदार्थों के रूप में मिल रहा है, उसी को हम भैया क्या कहते हैं, उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, अर्थव्यवस्था का प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। तो कह रहा वे सभी काम जो सीधे पर्यावरण से जुड़े हों, यहाँ कच्चा माल बनता है, कृषि से संबंधित गतिविधियां, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है, मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है, और खनन जो होता है वो भी प्राथमिक क्षेत्र में। यहां वर्कर को रेड कॉलर वर्कर कहते हैं। ध्यान रखना, रेड कॉलर वर्कर कहते हैं। ये वो वर्कर होते हैं जिनकी आय मेहनत से बहुत कम होती है, ठीक है ना। ट्रिक में अगर बात करूं तो जो सीधे भगवान दे उसे प्राइमरी कहते हैं, जो सीधे भगवान दे मतलब प्रकृति दे उसे प्राइमरी कहते हैं। अनाज, खान से मिलने वाले रिसोर्स, खनिज वगैरह, ठीक है ना, फसलों से मिलने वाली, जैसे गन्ना मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, ठीक है ना, माइनिंग, मिट्टी खनन वगैरह सब इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं मैं सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं तो जो सामान फैक्ट्री और मशीनों के द्वारा तैयार किया जाता है, जो प्रकृति कच्चा माल हमें देती है, उसकी जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसकी हम निर्माण और विनिर्माण करते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो सब किसमें आएगा भैया, तो मैन्युफैक्चरिंग वाली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग, बनाना। कह रहा जहां प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल को मशीन में डाल करके कोई चीज बना दी जाती है, उद्योग, फैक्ट्री, निर्माण, ये सब किसमें आएंगे, उद्योग, फैक्ट्री, निर्माण,
जैसे कपास से कपड़े का बनना, ये सब सेकेंडरी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ये सब सेकेंडरी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। आटे से ब्रेड का बनना सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। मैन्युफैक्चरिंग सब इसी में आएंगी, ध्यान रख लेना। और ये ब्लू कॉलर जॉब होती है, इसके वर्कर को ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है। ट्रिक की बात करूं, जहां इंसान अपना दिमाग और मशीन लगाकर नई चीज बना दे उसे सेकेंडरी कहते हैं। जहां इंसान अपना दिमाग और मशीन लगाकर नई चीज बना दे उसे सेकेंडरी कहते हैं। बन रहे नहीं, कपास से देखो कपड़े बनने नहीं बन रहे, यहाँ कपड़े तैयार हो रहे हैं। ये सब अर्थव्यवस्था के द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही मैं अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र की बात करूं तो ये सेवा क्षेत्र होता है। जो भी आपने उत्पादन कर लिया, चीजें बना ली, अब उनको क्या करोगे, सेल करोगे सेवा के अंतर्गत, वो टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। कह रहे यहाँ कोई सामान नहीं बनता है या पहले दूसरे क्षेत्र की मदद करता है, जैसे टीचर, डॉक्टर, बैंकिंग, परिवहन, ये सब सेवा ही तो दे रहे हैं। संचार, ये सब क्या दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, ठीक है ना, सेवा दे रहे हैं। तो ये सेवा सेक्टर तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। कहना भारतीय जीडीपी में सबसे ज्यादा किसका क्षेत्र है, तो टर्सरी 53% यहीं से आते हैं, ध्यान रख लेना। और किसी भी देश में अगर टर्सरी क्षेत्र की भूमिका ज्यादा होती है तो वो अर्थव्यवस्था ज्यादा अच्छी मानी नहीं जाती, है, ठीक है ना। तो इसे व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं, इसे व्हाइट कॉलर वर्कर कहते हैं, याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना। आपने सामान बना लिया, आप उसे बेचोगे भी तो सेवा देनी पड़ेगी आपको। तो ये सब किस में आएगा, ये अर्थव्यवस्था के तृतीय सेक्टर में आता है। कह रहा जहां कोई सामान ना दिखे, सिर्फ मदद सेवा, ठीक है ना। जैसे ट्यूशन पढ़ा रहे हो, डॉक्टर दवा दे रहा है क्लिनिक पर, तो ये सब टर्सरी सेक्टर में आता है। तो ये एक बेसिकली आप देख सकते हो, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं तो कह सकते हो प्राथमिक क्षेत्र ये नेचर पर पूरा निर्भर है। द्वितीय क्षेत्र भैया यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, निर्माण विनिर्माण और मशीनों से बनाने की प्रक्रिया हो रही है। और तृतीय सेक्टर में यहाँ भैया संचार वगैरह, यहाँ संचार, बैंकिंग क्षेत्र वगैरह, ये सब इसी में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये किसान ने खेत में कपास उगाई, प्रकृति ने दिया पहला, मशीन द्वारा कपास से शर्ट बनी और शर्ट को दुकान तक पहुंचाना या बेचने का काम तृतीय सेक्टर का होता है। तो आप लोग याद कर लेना, बहुत ही इंपोर्टेंट क्या है, ये फैक्ट आपको दे रखा है। वही आपसे बात करूं अर्थव्यवस्था को, तो पूंजीवादी और समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, ध्यान रख लेना। हम देखते हैं फटाफट से। अगर आपसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसे कैपिटलिस्ट कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें इसे सोशलिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यहाँ कुछ प्राइवेट जो कंपनियां हैं, अर्थव्यवस्था कुछ प्राइवेट कंपनियों के हाथ में होती है। यहाँ सिर्फ मुनाफा कमाने पर फोकस किया जाता है। यहाँ व्यक्ति के कल्याण से कोई जरूर मतलब नहीं होता है कि कल्याण होगा या नहीं होगा। यहाँ प्राइवेट कंपनियां ज्यादा से ज्यादा लाभ की क्या करती हैं, बात करती हैं। यहाँ प्राइवेट कंपनियां ज्यादा से ज्यादा लाभ की बात करती हैं, सिर्फ मुनाफा कमाने की बात करती हैं, जैसे अमेरिका, जैसे ब्रिटेन, ठीक है ना। ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आते हैं। फ्रांस है, जर्मनी है, ये सब कौन है, यहाँ कंपनियां ही सब कुछ होती हैं। यहाँ लोगों की चॉइस ज्यादा होती है, लोगों को स्वतंत्रता होती है, क्यों, कंपनियां ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचती हैं, एक से एक चॉइस देती हैं व्यक्ति को, ठीक है ना। तो ये ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछे समाजवादी, तो यहाँ भैया सब कुछ कंट्रोल किसके हाथ में होता है, अर्थव्यवस्था का, सरकार के हाथ में होता है। बस इतनी सी बात याद कर लो, ये आपको पूछी जाएंगी। मतलब उद्देश्य सीधा सीधा यही है कि समाज का कल्याण करना, लेकिन यहाँ लोगों की चॉइस कम होती है, क्योंकि सरकार जो कुछ भी बनाकर दे दे वो लोगों को क्या करना पड़ता है, बहन करना पड़ता है, ठीक है ना। लोगों को वही यूज करना पड़ता है, जैसे रूस की अर्थव्यवस्था, उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। समाज मतलब सरकार सबका बराबर ध्यान रखेगी, और ये सब समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो ये भी याद रख लेना आप लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था में। चले आगे। हालांकि रूस और उत्तर कोरिया में समाजवादी का उच्च चरम है, बहुत उच्च, और उससे भी उच्च चरम कहां पे है, चीन में है, जिसे साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछे, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये अपना भारत है। भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी पाई जाती है, मतलब जहां पे कुछ लक्षण समाजवादी अर्थव्यवस्था के तो कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के क्या है, मौजूद हैं। कह रहा है जहां प्राइवेट कंपनियां और सरकार दोनों मिलकर क्या करती हैं, काम करती हैं, और ऐसा इंडिया में होता है। कुछ सरकार के साथ मिलकर प्राइवेट कंपनियां भी काम करती हैं। ट्रिपल पी मॉडल आपने सुना होगा, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मिलता है। इसका फायदा क्या होता है
कि यहाँ प्राइवेट मुनाफा भी देखा जाता है और सरकार कल्याण की भी बात करती है, तो यहाँ बेनिफिट और कल्याण दोनों की बात की जाती है। एक सेकंड दोस्तों। तो आगे चलते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में मैंने सीधा सीधा आप लोगों को बताया था, जहां पे कुछ एलिमेंट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मिलते हैं और कुछ तक आपको यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था के दिखाई देते हैं, ठीक है ना। और ये अर्थव्यवस्था काफी अच्छी मानी जाती है क्योंकि यहाँ मुनाफा की भी बात की जाती है और लोगों के ज्यादा से ज्यादा कल्याण की बात भी की जाती है, और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही देखने को मिलती है, ठीक है ना। यहाँ कंपनियां और सरकार मिलकर के क्या करती है, काम करती है। अब ट्रिक कैसे याद करोगे आप लोग, तो कह देना जहां आसमान में एयर इंडिया मतलब प्राइवेट उड़े और जमीन पर सरकारी बस चले, जहां जियो भी हो और बीएसएनएल भी हो, वो भी क्या कहलाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और ये मैं एग्जांपल कहां का दे रहा हूं, इंडिया का। ऐसा कहां पे हो रहा है, इंडिया में देखने को मिलता है। संपूर्ण रिवीजन अगर आप एक बार देख लें इसका, तो मैंने अर्थव्यवस्था के पिता में आपको बताए थे एडम स्मिथ, कीन्स और चाणक्य, इन तीनों के बारे में अर्थशास्त्र किताब इनके बारे में थी जो प्रशासन पे थी। समष्टि अर्थव्यवस्था मैंने आपको बताई थी कीन्स के बारे में, और अर्थशास्त्र की आपको जनक बताई मैंने एडम स्मिथ, वेल्थ जो किताब लिखी थी, ठीक है ना, उसमें। शाखाएं मैंने बताई थी दो होती है, माइक्रो और मैक्रो। प्रणाली तीन होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और
मिश्रित अर्थव्यवस्था, साथ ही साथ मैंने 3 क्षेत्र अर्थव्यवस्था की बताए थे। जो प्रकृति पर निर्भर है उसे प्राइमरी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और जो मशीन पर निर्भर है उसे सेकेंडरी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और जो भैया सेवा पर निर्भर है उसे अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आओ यहां बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहां हम बात क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था के जनक और उनके क्षेत्र के बारे में मैंने आपको डिस्कशन कर ही दिया है, और मैंने आपको यह भी बताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा रोजगार जो मिलते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मिलते हैं, मतलब कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र। लगभग 50 से 55% रोजगार भारत में, 50 से 55% रोजगार भारत में कृषि क्षेत्र से लोग पूरा करते हैं। सबसे ज्यादा पैसे की अगर मैं बात करूं तो तृतीय के क्षेत्र में है, क्योंकि 53% भारत में अर्थव्यवस्था में सहयोग कौन कर रहा है, तृतीय के क्षेत्र कर रहा है, ठीक है ना। मैंने आपको बताई थी द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में किसने लिखी थी, तो एडम स्मिथ की एक प्रसिद्ध किताब है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र मैंने बताई थी। सबसे ज्यादा रोजगार प्राथमिक अर्थव्यवस्था में रोजगार, लेकिन जीडीपी का सबसे ज्यादा भाग 53% किसमें है, तृतीय अर्थव्यवस्था में। यहां मशीनी की बात करें, मशीनी का अर्थ तो द्वितीय क्षेत्र में, सेवा की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा और सेवा कहां है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलती है। मैं जीडीपी बनाम जीएनपी की बात करूं तो यहां एक शब्द ऊपर लिख रहा होगा विदेशी कंपनियां। क्या लिख रहा है, विदेशी कंपनियां। आपसे पूछे यदि कोई विदेशी कंपनी जैसे एप्पल भारत में मोबाइल बनाकर मुनाफा कमाती है तो उसकी कमाई भारत की जीडीपी में जोड़ी जाएगी। मतलब कह सकते हो भारत की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई विदेशी कंपनी भी आकर के कमा रही है तो वो भारत की जीडीपी के अंतर्गत जोड़ी जाएगी। अगर भारत की कोई कंपनी विदेश में कमा रही है अमेरिका वगैरह में, तो वो अमेरिका की जीडीपी में क्या होगी, इंक्लूड होगी। कह रहा है क्योंकि उत्पादन भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर हो रहा है। और आप लोग ये दिमाग में डाल लो, जब उत्पादन चले भाई, थोड़ा सा बीच बीच में क्या आ जाती है, कॉल आ जाती है तो वो डिस्टर्ब कर देती है कई बार, ठीक है ना। इमरजेंसी कॉल ही उठानी पड़ती है, वैसे तो नहीं उठाता हूं मैं, ठीक है। चलिए आइए फटाफट से तो आगे की ओर। मैंने सीधा सीधा जीडीपी में आपको ये बताया था कि भाई अगर देश की सीमा के अंतर्गत जो भी उत्पादन हो रहा है, जो भी इकाइयां उत्पादन कर रही है, तो उसी देश में उसकी जीडीपी में उनको शामिल कर लिया जाता है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण बात कह रहा है यह मुनाफा भारत की जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में नहीं जुड़ता है, क्योंकि यह भारतीयों द्वारा नहीं कमाया गया। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि जीडीपी में तो डिपेंड करता है भारत की सीमा के अंतर्गत जो भी उत्पादन हो रहा है, लेकिन अगर वो उत्पादन भारतीयों द्वारा हो रहा है, चाहे वो भारतीय सीमा के अंदर हो रहा हो या भारत की सीमा से बाहर, अगर कोई भारतीय अमेरिका में कोई उत्पादन कर रहा है तो भारत की जीएनपी में शामिल होगा। और विदेशी हो या भारतीय हो और भारत की सीमा में कुछ भी कमा रहा है तो भैया वो जीडीपी में इंक्लूड होगा। इसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जीडीपी को ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। दिमाग में भर लो, जीडीपी और जीएनपी में अंतर आपको अच्छे से पता चल जानी चाहिए। छोटी सी शब्द में मैंने आपको समझा दिया है। भैया महंगाई नियंत्रण और रेपो रेट क्या होती है समझ लो। कह रहे हैं देश में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, अभी आपको पता है, तो आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट को बढ़ा देगी। देखो महंगाई कब बढ़ती है, जब पैसा ज्यादा होता है, रेपो रेट को बढ़ा देगी। रेपो रेट क्या होती है ये समझ में आनी चाहिए। तो रेपो रेट होती है
जो व्यापारिक बैंकें होती हैं, वाणिज्यिक बैंकें होती हैं, जिस ब्याज पर आरबीआई से पैसा लेती हैं उसे हम रेपो रेट कहते हैं। मान लो आरबीआई ने अपने यहां रेपो रेट कम कर दी, मतलब कम ब्याज पर बैंकों को पैसा दे रहा है, तो कम ब्याज पर बैंक लोगों को पैसा देंगी, तो लोग ज्यादा पैसा लेंगे, लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आ जाएगा, तरलता बढ़ जाएगी। तरलता मतलब कैश ज्यादा आ जाएगा लोगों के पास, तो लोग ज्यादा मांग करेंगे, लोग ज्यादा मांग करेंगे तो निश्चित रूप से महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। बात समझ रहे होंगे मेरी। तो कह रहा आरबीआई, जब आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देती है तो समझ लो ब्याज ज्यादा बढ़ा दी, अब लोग लोन कम लेंगे, लोगों के पास पैसा कम होगा और महंगाई अपने आप ही क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो कह रहा है अगर बहुत तेजी से महंगाई बढ़ रही है तो आरबीआई को रेपो रेट बढ़ा देना चाहिए। कारण क्यों? रेपो रेट बढ़ने से बैंकों के लिए कर्ज महंगा हो जाता है, बाजार में पैसे की कमी हो जाती है, जिससे मांग घटती है और महंगाई कंट्रोल में आ जाती है। दिमाग में डाल लो, रेपो रेट बढ़ेगी, देखो ये रेपो रेट बढ़ेगी तो महंगाई अपने आप क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है ना, ध्यान रख लेना। कह रहा रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को छोटे समय के लिए, शॉर्ट टर्म, अल्पकालिक समय के लिए, ये याद भी रख लेना आप लोग, अल्पकालिक समय के लिए पैसा देती है, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो गरीबी हटाओ और भिलाई इस्पात कारखाना के बारे में मैं वही टॉपिक डिस्कशन कर रहा हूं जो पिछले कुछ वर्षों में बार बार इकोनॉमिक्स से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये नारा दिया गया था, ये इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना। कह रहा औद्योगिकरण की शुरुआत की बात करूं तो भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। औद्योगिकरण, मशीनें लगी थी, कारखाने लगे थे, जैसे भिलाई इस्पात कारखाना रूस की मदद से भारत में लगाया गया था, भिलाई। ठीक है ना। आप लोग ये बताओगे भिलाई कारखाना किस राज्य में पड़ता है? आप लोग कमेंट में ये बताओगे भिलाई कारखाना किस राज्य में पड़ता है, किस राज्य में? ये कमेंट में मैं सभी बच्चों की कमेंट देखूंगा। भिलाई कारखाना किस राज्य में पड़ता है? ये मैंने बता दिया। 5वीं पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था गरीबी हटाओ। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी, भिलाई कारखाना भी इसी समय लगा था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? याद रख लेना, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। हालांकि डिस्कशन आगे में पूरी पंचवर्षीय योजना का करेंगे। ठीक है। और इस योजना का पूरा फोकस था भारी उद्योग पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना का अगर आपसे पूछे किस पर फोकस था तो भारी हैवी इंडस्ट्री, भारी उद्योग पर इस पंचवर्षीय योजना का क्या था भैया? फोकस था। सेकंड पंचवर्षीय प्लान की अवधि पूछे तो 1956 से 61, क्योंकि 1951 से 56 तक कौन सा आया था? पहला पंचवर्षीय योजना। 5वां पंचवर्षीय योजना जहां गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ये 1974 से 78 का समय रहा है। भिलाई कारखाना रूस की मदद से खोला गया था। एक पॉइंट दूसरी पंचवर्षीय योजना में पीसी महालनोबिस मॉडल लाया गया था। कह रहा पहला भारतीय बैंक और बैंकिंग सुधार की अगर हम बात करें तो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, जो 100% पूंजी किसकी थी? पीएनबी में भारतीयों की थी, क्योंकि अन्य जो बैंकें इससे पहले खुली हुई थी वो अंग्रेज और उनके समकक्षों के द्वारा खोली गई थी। कह रहा स्थापना कब हुई इसकी? तो 1894 में। कह रहा प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी इस बैंक में? तो लाला लाजपत राय। आप ये बताइए इनको उपाधि कौन सी दी गई थी? लाला लाजपत राय को उपाधि कौन सी दी गई थी? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित अगर आपसे कोई समिति पूछी जाती है तो सीधा जवाब देना, जो समिति बनी थी वो नरसिम्ह समिति है। पूछ लेगा नरसिम्ह समिति किससे संबंधित है? तो भैया ये बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है नरसिम्ह समिति। ठीक है ना। आगे पूछे आपसे अगर पहला बैंक पूछा जाए तो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में बना था। भारत का पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन पूरी भारतीय पूंजी से बना हुआ बैंक कौन सा है? पीएनबी है, ध्यान रखना, जो 1894 में बना था। ठीक है ना। इसके साथ ही में शेयर बाजार की बात करूं तो इसमें दो शब्द यूज किए जाते हैं, बुल और बियर। कौन से शब्द? बुल और बियर। बुल किसे कहते हैं? जब शेयर मार्केट ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है। बियर किसे कहते हैं? जब शेयर मार्केट नीचे गिर रहा होता है। सीधी सीधी जवाब है बुल मतलब बाजार का ऊपर उठना, जिसे तेजड़िया कहते हैं। जब निवेशकों को लगता है कि शेयर के दाम बढ़ेंगे उस स्थिति को बुल कहते हैं। और जब बाजार नीचे की ओर गिरता है इसे मंदरिया कहते हैं। और जब निवेशकों को लगता है कि शेयर के दाम गिरेंगे उस स्थिति को बियर कहते हैं। तो ये दोनों टर्म आप याद रख लेना, आपके एग्जाम में बहुत इंपोर्टेंट है। मैं ये एकदम से क्विक रिवीजन आपके लिए करा रहा हूं, पूरी इकोनॉमिक्स खत्म करा दूंगा। मुंबई शेयर बाजार जो है ना एशिया का सबसे पुराना है, जो 1875 में बना था। भारत में दो ही शेयर बाजार हैं, एक एनएसई जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं और एक बीएसई जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं।
ध्यान रख लेना, ठीक है ना। सबसे पुराना और सबसे बड़ा एशिया का एशिया का सबसे पुराना पूछे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, याद रख लेना आप लोग, ठीक है। वही जीएसटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे टैक्स को मिला करके, जैसे वेट को, एक्साइज को, सर्विस ड्यूटी को मिला करके सबको कहां ले आए, जीएसटी के अंतर्गत ले आए, उसे जीएसटी टैक्स कहते हैं, इसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर होता है, कैसा होता है, अप्रत्यक्ष कर। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जो जहां मैं टिक लगा रहा हूं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा इसमें कई पुराने टैक्सों को खत्म कर दिया गया है जो पहले लगाए जाते थे। किस संशोधन के तहत आया, तो संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया था। आप ये बताओगे ये किस वर्ष हुआ था, कमेंट में आप बताओगे जीएसटी संशोधन किस वर्ष हुआ था। और भारत में जीएसटी जो लागू की गई थी वो 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। केलकर समिति की सिफारिश पर, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी भारत में लागू की गई थी। इसीलिए आप लोग बताओगे जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। ये आप लोग बताओगे कि भाई जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब खरीफ की फसलों के बारे में, कृषि में बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहां से पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। तो मैं बात करूं तो सरसों और रबी की फसल है, यह खरीफ की फसल नहीं है, ये दिमाग में डाल लेना, ये एग्जाम में पूछा गया। जबकि धान के बारे में बात करूं, मक्का के बारे में, कपास के बारे में, ये खरीफ की फसलें हैं। पहचान यही है कि ये फसलें मानसून के समय क्या की जाती हैं, मानसून के समय की फसलें हैं, ठीक है। अब यही मैं कृषि में बेरोजगारी के प्रकार की बात करूं तो जैसे प्रच्छन्न कह लो या छिपी हुई बेरोजगारी कह लो, ये क्वेश्चन में पूछी गई है, ठीक है ना। तो ये है आवश्यकता से अधिक अगर लोग एक ही काम में लगे होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई। जैसे मान के चलो 10 बीघा खेत है, 2 लोग कर सकते हैं लेकिन पूरा परिवार उसमें डिपेंड है, पूरा परिवार ही उसे कर रहा है, तो उसमें जो बचे हुए लोग हैं 2 के अलावा वो प्रच्छन्न बेरोजगार हैं, वो प्रच्छन्न बेरोजगार हैं, ध्यान रखना। और उनकी सीमांत उत्पादकता जो होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। क्योंकि उनका इस काम को जब 2 लोग कर सकते हैं तो ये 6 क्यों लग रहे हैं, तो इनकी तो उत्पादकता 0 है ना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो आपसे पूछ लेगा कि प्रचंड बेरोजगारी में कामगार देखने में रोजगार लगते हैं लेकिन उनके हटने से कुल उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो 4 या हट भी जाएं तो अभी 8-10 बीघा खेत में उतना ही होगा जितना 6 लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं आगे बात करूं आपसे रोजगार गारंटी वाला केस की, तो भारत में सबसे पहले मनरेगा लाए गए थे, जिसे नरेगा कहते थे, जिसमें 100% 100 दिन का रोजगार देने की बात की गई थी, जॉब कार्ड बनता था, ध्यान रखना। शुरुआती चरण में 200 जिलों में यह योजना लागू की थी फरवरी 2006 में। फिर 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना का नाम नरेगा से बदलकर क्या कर दिया, मनरेगा, ठीक है ना, महात्मा गांधी रख दिया, ठीक है ना। तो याद रखना नरेगा से मनरेगा कब किया, 2 अक्टूबर 2009 को। लागू कब किया, 2 फरवरी 2006 को। शुरुआत में कितने जिलों में, 200 जिलों में। कितने दिन का रोजगार मिलता है, तो यहां 100 दिन का मिलता है। आप ये बताओगे वर्तमान में मनरेगा में एक दिन में कितने रुपए दिए जाते हैं, एक दिन में कितने रुपए मिलते हैं, रुपए कितने मिलते हैं, आप लोग कमेंट में बताओगे भाई मनरेगा वालों को कितने रुपए मिलते हैं। और ये गांव के लिए योजना चलाई गई है, ठीक है ना। तो एक वित्तीय वर्ष में मिलते हैं। तो वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है आप लोग बताओगे, बैंकिंग वर्ष कब से कब तक होता है ये भी आप लोग बताओगे, ठीक है ना। तो ये कमेंट में आपको लिखना। महत्वपूर्ण की अगर मैं बात करूं, कह रहा विश्व का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी कार्यक्रम अगर भारत में पूछे तो ये मनरेगा ही है, जो ग्रामीण पलायन को क्या करता है, रोकने में मदद करता है। लोग बाहर क्यों जाएंगे, जब उनको रोजगार यही मिल जाएगा साल में 100 दिन, तो वो क्यों जाएंगे बाहर, ठीक है ना। अब आगे चलिए, मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है, इसे डिवैल्यूएशन कहते हैं, ध्यान रखना, इसे क्या कहते हैं, डिवैल्यूएशन कहते हैं। तो मुद्रा के अवमूल्यन का सीधा सीधा मतलब है, मान लो चीन को अपने यहाँ पे क्या बढ़ाना है, निर्यात बढ़ाना है, चीजें खरीदने वालों की संख्या बढ़ानी है, तो वो अपने यहाँ क्या कर देगा, मुद्रा को गिरा देगा, तो चीजें सस्ती हो जाएंगी और लोग बाहर से आ जाएंगे और चीजों को खरीदना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो चीन जानबूझ करके अपनी मुद्रा की वैल्यू को कभी कभी क्या करता है, कम करता है, अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। कह रहा मूल्यन क्या होता है, सरकार द्वारा जानबूझकर अपनी मुद्रा की वैल्यू को विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर वगैरह के मुकाबले क्या कर देना, कम कर देना। उद्देश्य यही है देश का अपना निर्यात बढ़ाने के लिए, ऐसा कोई भी देश करता है, वैसे सामान्यतः चीन में दिखाई देता है। कह रहा मुद्रा सस्ती होने से विदेशी खरीदारों के लिए हमारे उत्पाद सस्ते हो जाते हैं, जिससे वे अधिक सामान भारत से खरीदते हैं, सॉरी देश से खरीदते हैं, और उस देश का क्या फायदा होता है, वहां उत्पादन इकाइयां ज्यादा चल जाती हैं, जिससे रोजगार और ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी जीडीपी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। भारत में 3 बार अवमूल्यन हो चुका है, 1949 में, याद रखना, 1966 में और 1991 में।
3 बार मुद्रा का भारत ने क्या किया है, अवमूल्यन किया है। ये ध्यान रखना, सबसे पहले 1949 में हुआ, ये चीज भी आप दिमाग में रख लेना। भैया आईएमएफ और उसकी कृत्रिम मुद्रा के बारे में बात करूं, कौन कौन सी है, पूछ लेगा। एसडीआर मुद्रा किसकी है, जिसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं, तो एसडीआर मुद्रा आईएमएफ की है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं इसे, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, ठीक है। कह रहा है एसडीआर जो मुद्रा है इसे स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कहते हैं, ये पेपर गोल्ड भी कहा जाता है इसे। कह रहा है यह कोई भौतिक नोट नहीं है, सिक्का नहीं है, बल्कि आईएमएफ के बही खाते का एक क्या है, प्रविष्ट है। पूछ लेगा एसडीआर की वैल्यू दुनिया की 5 मुद्राएं जैसे डॉलर, यूरो, युआन, येन और पाउंड की बॉस्केट पर क्या होती है, तय होती है। इनके मुकाबले एसडीआर की मुद्रा क्या होती है, तय होती है, ध्यान रख लेना। आपसे पूछ लेगा डॉलर मुद्रा कहां की है, अमेरिका की, यूरो कहां की है, यूरोप की, पूछ लेगा। बताइए आप लोग येन कहां की है, पाउंड कहां की है और युआन कहां की है, ठीक है ना, ये बताओगे, ठीक है ना। और रूबल कहां की है, रूबल भी बता देना, चलो रूबल कहां की है, रूबल ये भी बताना आप लोग। दीनार कहां की है, ये भी बताना आप लोग, दीनार मुद्रा कहां की है, दीनार, ठीक है, ये भी आप लोग बताओगे। आगे चलिए फटाफट से थोड़ा सा रिवीजन मान लेते हैं। नरसिम्हा समिति किससे संबंधित है, बैंकिंग सुधार से संबंधित है, ये मैंने अभी बताया था। वित्तीय प्रणाली को मजबूत करना इसका उद्देश्य था। भिलाई भारी उद्योगों के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था प्लांट, रूस की सहायता से लगाया गया था। कह रहा है 101वां संशोधन किससे संबंधित है, जीएसटी से संबंधित है, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है ये। एक देश एक टैक्स की बात करता है, मनरेगा 2006 में आया, ग्रामीण रोजगार देना इसका उद्देश्य था। 100 दिन की रोजगार की इसके तहत गारंटी दी जाती है। इसके साथ ही भारतीय व्यवस्था की राष्ट्रीय आय के बारे में मैं बात करूं कि भाई नेशनल इनकम क्या होती है। आपसे पूछे भाई जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, तो एक एक करके हम इसे क्या करेंगे, डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इतिहास में जानकर देखूं तो राष्ट्रीय आय की पहली बार गणना जो करवाई थी वो 1867-68 में दादा भाई नेरोजी ने करवाई थी। इनकी एक किताब थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सी किताब थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जी सर।
हेलो, तो चलते हैं भैया, ठीक है। तो यहां मैं बात कर रहा था राष्ट्रीय आय के बारे में। मैंने आपसे ये बताई थी कि भाई पहली बार जो गणना करी थी भारत में 1867-68 में दादा भाई नेहरू जी के द्वारा गई थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इनकी एक किताब है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने साफ तौर पर बताई थी कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है उस समय 20 रुपए है। ये प्रति व्यक्ति आय वार्षिक थी, ये ध्यान रख लेना। क्या थी? बस वर्ष में भारत का व्यक्ति केवल 20 रुपए कमाता था उस समय। ये इतनी स्थिति अंग्रेजों के समय खराब थी और यही इन्होंने दर बहिर्गमन सिद्धांत निकाला था और साफ तौर पर बोला था कि अंग्रेज भारतीयों का शोषण करके पूरा का पूरा पैसे का प्रवाह, वस्तुओं का प्रवाह कहां कर रहे हैं? यूरोप की ओर कर रहे हैं। यहां उजागर किया था पहली बार वैज्ञानिक तरीके से। अगर गणना की बात करें तो बी राव ने की थी 1931-32 में। ये फैक्ट आप सब लोग याद कर लेना। वर्तमान में कौन करता है? तो नेशनल स्टैटिक ऑफिस करता है वर्तमान में गणना। 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ द्वारा ये मिला करके बना था। पहले ही सीएसओ अलग था और एनएसएसओ अलग था, अब दोनों को मिला के क्या बना दिया है? एनएसओ बना दिया। यही वर्तमान में क्या करता है? गणना करता है, ठीक है ना, राष्ट्रीय आय की। आधार वर्ष की मैं बात करूं तो 2011-12, हो सकता है अभी चेंज हो जाए, लेकिन वर्तमान में अभी क्या है? 2011-12 आधार वर्ष है। आपसे यहां थोड़ी सी बात करूं तो भारत की गरीबी का असली दादा भाई नेहरू जी बनकर अंग्रेजों का पर्दाफाश किया। बताया कि हमारी जेब में सिर्फ कितने रुपए हैं? 20 रुपए हैं। तो उस समय की आय कितनी बताई थी? 20 रुपए बताई थी, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो घरेलू बनाम राष्ट्रीय की, तो घरेलू की बात करूं तो जमीन मतलब भारत का नक्शा, बाउंड्री वगैरह के बारे में। वहीं आपसे राष्ट्रीय की बात करूं तो खून भारत का नागरिक कहां हो सकता है? बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है देश के। तो देश के बाहर भीतर भारत के नागरिक द्वारा जो आय की जाती है उसे जीएनपी में शामिल करते हैं। देश की सीमा में डोमेस्टिक की जाती है उसे जीडीपी कहते हैं। आप लोग याद रख लेना, ठीक है ना। मान लो है भारत का, कहीं भी आय कर रहा है और है कहां का? भारत का, तो याद रखना उसे जीएनपी में शामिल करते हैं, ठीक है ना। ये दिमाग में भरनी चाहिए। जीडीपी सिंपल से आप लोग अभी बताई थी। भारत है, इसके अंदर जितना भी कमा रहे हो, चाहे वो अंग्रेज ही क्यों ना कमा रहा, सही कह रहा है, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत होने वाली सभी वस्तु और सेवाओं का कुल जो पैसा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। बाउंड्री का नियम भी कहते हैं, ऐसे याद कर लेना। बाउंड्री का नियम मतलब देश की सीमा की बाउंड्री के अंतर्गत। कह रहा घर की चार दीवारी, चाहे घर का बेटा कमाए या कोई विदेशी कमाए, कोई भी आकर कमाए, भारत की जमीन पर कमाना चाहिए, वो जीडीपी में जुड़ेगा, वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जुड़ेगा ही जुड़ेगा। आप लोग दिमाग में डाल लो। जीएनपी की बात करूं मैं आपसे तो सीधा सीधा बोलना, इसे राष्ट्रीय सकल उत्पाद कहते हैं। खून का नियम है इसका। खून का नियम मतलब, खून का मतलब भारत का ही कमाएगा, कहीं भी कमाए वर्ल्ड में, कहीं भी कमाए, भारतीय कमाना चाहिए, सीधे सीधे कह सकते हो। उसे जीएनपी कहते हैं। मतलब सिर्फ अपने देशवासी, खून के लोग, विदेशी कंपनियों को माइनस करो, बाहर भारतीयों को प्लस कर दो। सीधा सीधा बात है, भारतीयों की आय को ऐड कर दो और विदेशी कंपनियों की आय को घटा दो। जो भारत में विदेशी कंपनी कमा रही है उसे माइनस कर दो और जो विदेश में भारत की कंपनियां कमा रही हैं उसे ऐड कर दो। इसी को जीडीपी जीएनपी में शामिल करते हैं। कह रहा जीएनपी में जीडीपी प्लस विदेशों से द्वारा कमाए गए पैसे को जोड़ दो, मतलब विदेशों में भारतीयों के द्वारा और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ले जाएगा पैसा, उसे माइनस कर दो। यही निकल के आता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एकदम से दिमाग में रट गया होगा बेटा आपके। अब यहां देखो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है जीडीपी देश की सीमा के अंतर्गत, जीएनपी मतलब भारत के नागरिक के द्वारा। यहां क्या होता है, विदेशी कंपनी का भारत में पैसा शामिल किया जाता है और इसमें शामिल नहीं किया जाता। यहां भारतीयों का विदेश में पैसा शामिल नहीं किया जाता, लेकिन जीएनपी में किया जाता है और यही आपको एग्जाम फंसाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। जीडीपी मतलब जमीन को देखना, जीएनपी मतलब पासपोर्ट को देखना, ऐसे पहचान लेना, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपसे बात करूं सकल, ग्रॉस से शुद्ध नेट का क्या मतलब होता है। सकल, सकल आप देख रहे हैं, ये नेट का मतलब देख रहे हैं सब कुछ यहां जो आ रहा है। तो जैसे सरसों है, यहां सरसों डाल ले, सकल में शामिल होगी। और सरसों के बीच में मूल्यह्रास खल वगैरह होती है जो पशुओं को खिलाई जाती है, उसे बाहर कर दो, केवल तेल तेल निकल के आए, इसे नेट कहते हैं। कुल कहने का मतलब अगर कोई उत्पादन कर रहे हो उसमें घिसावट वगैरह ये सब कुछ शामिल होती है तो निश्चित रूप से उसी को हम नेट में शामिल करते हैं। उस घिसावट विसावट को हटा दो। कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है कि सकल को शुद्ध में बदलना। कह रहा है इसके लिए एक ही विलेन है, कौन है, मूल्यह्रास। डेप्रिसिएशन को, घिसावट जो होती है उसे हटा देते हैं, निश्चित रूप से सकल ग्रॉस निकल के आ जाता है। सकल मतलब टोटल कमाई में से मशीन की टूट फूट खर्चा को निकाल दो,
एकदम से शुद्ध बचत आ जाती है, इसी को हम सकल कहते हैं, मतलब नेट कहते हैं। ठीक है, एनडीपी और एनएनपी की शुद्धता का फॉर्मूला की बात करूं आपसे, एनडीपी और एनपी, तो देखो जीडीपी आपको पता ही है देश की सीमा के अंतर्गत हो रहा होता है, मूल्य ह्रास गिरा दो एनडीपी मिल जाएगा आपको। भाई मैंने कही थी ना, जी से एन में पहुंचना, ग्रॉस से नेट में पहुंचना, ग्रॉस से जब आप नेट में जाते हो मूल्य ह्रास घटा दो, वही चीज निकल आती है। जीडीपी से एनडीपी आओगे, मूल्य ह्रास घटा दो, कह रहा है एनडीपी बराबर होता है जीडीपी माइनस का मूल्य ह्रास। अगर आपको एनडीपी चाहिए तो भैया मूल्य ह्रास को क्या कर दो, जीडीपी से घटा दो, तो जीडीपी से मूल्य ह्रास घटा दिया। अगर आपको जीडीपी चाहिए तो एनडीपी में क्या जोड़ दो, मूल्य ह्रास जोड़ दो, आपको जीडीपी मिल जाएगी। ठीक है ना, आपसे जीएनपी पूछे और एनएनपी पूछे तो देखो जीएनपी ग्रॉस से कहां आ रहे हो, नेट की तरफ, तो यहां भी जीएनपी से क्या घटाओगे, टूट फूट मशीनों की जो भी होती है, मरम्मत सब कुछ इसमें शामिल होता है। तो आप लोग शुद्ध आय निकालने के लिए, एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी से मूल्य ह्रास घटा देना, आपको निकल कर आ जाएगा। सीधा सीधा यहाँ क्या समझना है, जहां भी नेट शब्द दिखे समझ जाओ वहां घिसावट घट चुकी है, डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया है, घटा दिया गया, माइनस कर दिया गया, डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया गया है, माइनस कर दिया गया है। अब आगे की मैं बात करूं आपसे, तो देखिए अब कह रहा है ये फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, मार्केट कॉस्ट क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। ध्यान रखना, मार्केट प्राइस की जब बात आती है तो जो फैक्टर कॉस्ट होती है उसमें अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दो, जो सरकार सब्सिडी देती है उसे घटा दो, आपके सामने मार्केट प्राइस निकल कर आ जाएगा। सीधा सीधा मैं आपसे बात कह रहा हूं, मार्केट प्राइस देखो, साधन लागत जो होती है, फैक्टर कॉस्ट जो होती है, उसमें से एफसी घटा दो, फैक्टर कॉस्ट में से आप निश्चित रूप से क्या कर दो, देखो फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, साधन लागत क्या होती है, जैसे मजदूरी, कच्चा माल, किराया, ये सब साधन लागत के अंतर्गत आते हैं। इस फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ दो, अप्रत्यक्ष कर जोड़ दो, और सब्सिडी जो सरकार सब्सिडी देती है उसे घटा दो, तो निश्चित रूप से आपके पास में बाजार मूल्य निकल के आ जाता है, बाजार मूल्य आपके सामने निकल कर आ जाता है। कहने का मतलब मेरा सीधा ये है, मान लो हमने एक कोई किताब बनाई, उसमें क्या मजदूरी लगी, कच्चा माल कितने का आया, किराए में कितना लागत लगी, उसे ऐड करिए, और उसमें जो टैक्स लगता है उस टैक्स को भी ऐड करिए, और टैक्स के बाद में सरकार ने मान लो ये 10 रुपए की बन के आई, 2 रुपए सरकार ने क्या दे दिया, इस पे सब्सिडी दे दी, तो 8 रुपए जो निकल के आ रहा है, या 8 रुपए बेटा क्या आ रहा है, बाजार मूल्य निकल के आ रहा है। याद रख लेना, दिमाग में भर लो एकदम से, इससे ज्यादा और बढ़िया तरीके से कोई तरीका नहीं है। कह रहा फैक्ट्री की असली लागत से टैक्स जोड़ो, सरकार की छूट को घटाओ, बाजार का रेट मिल जाएगा। फैक्ट्री में जो भी लागत आ रही है उसमें टैक्स जोड़ दो, सरकार के द्वारा सब्सिडी जो दी जाती है उसे घटा दो, बाजार मूल्य बेटा निकल के आ जाएगा, बाजार मूल्य निकल के आ जाएगा। अब आ जाइए, भारत की असली राष्ट्रीय आय क्या है भैया, असली राष्ट्रीय आय मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो सीधा सीधा कह रहा है वो, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही भारत की असली राष्ट्रीय आय माना जाता है। कह रहा असली कमाई वही है जो एकदम शुद्ध हो, राष्ट्र के लोगों ने कमाई हो, असली लागत पर हो, इसी को हम क्या कहते हैं, एनएनपी कहते हैं, सब कुछ घटा करके। प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करें, पर कैपिटा इनकम, ध्यान रखना पर कैपिटा इनकम, तो देश की कुल राष्ट्रीय आय जो होती है उसमें देश की जनसंख्या का भाग दे देना। मान लो 1000 रुपए हमारी कुल राष्ट्रीय आय है और 500 लोगों की संख्या है, तो ये 2 रुपए जो निकल के आई है ये हमारी पर कैपिटा इनकम है, ये प्रति व्यक्ति आय होती है बेटा, क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय होती है। बताइए कोई दिक्कत यहां तक, मेरे हिसाब से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए, ये नेशनल इनकम है इतनी हमारी, और सबको देखो ये भाग दे दो, तो ये सबके पास जो मिलके आ रही है यही क्या है, यही पीसीआई है, पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, कह रहा पीसीआई सबसे ज्यादा किसकी है, पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा किसकी है, तो गोवा की सबसे ज्यादा है, याद कर लेना, ये फैक्ट पूछ ले जाते हैं। और सबसे कम किसकी है, तो अपने बिहार की सबसे कम है, याद रख लेना। पूरे देश की कमाई को घर के सारे सदस्यों में बांट दो भैया, उसी को पर कैपिटा इनकम कहते हैं। जीडीपी आपको पता ही है, जीडीपी में से मूल्य ह्रास घटा दो आपको एनडीपी मिल जाएगी, जीएनपी में से मूल्य ह्रास घटा दो आपको एनएनपी मिल जाएगी। ठीक है ना, कह रहा अगर जीडीपी में आप विदेश से शुद्ध आय जो प्राप्त हो रही है उसे जोड़ दो तो आपको जीएनपी मिल जाएगी। अगर जीडीपी में आप एनएफआईए विदेश से आने वाली शुद्ध आय को जोड़ देते हो तो आपको जीएनपी मिल जाएगी, और आप एनडीपी में विदेश से शुद्ध आय जो प्राप्त है उसे जोड़ देते हो तो आपको एनएनपी प्राप्त हो जाएगी। ये आप बैठ करके एकांत में चीज को समझने का प्रयास करना, एकदम से चीजें
आसान हो जाएंगी। भारत में गरीबी और बेरोजगारी एक आर्थिक विश्लेषण को भी हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे भैया। तो गरीबी के प्रकार की मैं अगर बात करूं, भारत में गरीबी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे प्रधानमंत्री सीधा सीधा बोल देते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को क्या दे रहे हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं। तो भैया ये तारीफ नहीं है, ये हमारे लिए एक विडंबना की बात है कि आज भी भारत में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, जो इनके लिए राशन पानी की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है, खुद से सरकार को हेल्प करनी पड़ती है। तो ये उस देश के लिए कितनी सोचनीय बात है, ठीक है ना। कितनी ही ये बात गड़बड़ हो सकती है कि हमारा देश आज कहां खड़ा है, जहां हमारे पास लोगों को पूर्णतः खिलाने के लिए भी साधन नहीं है भैया, ठीक है ना। एकदम चीजें क्लियर समझ में आ रही है, जल्दी से बताइए, कमेंट कर दो फटाफट से, चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गरीबी के प्रकार की बात करूं तो एक होती है भैया रिलेटिव पॉवर्टी, जिसे सापेक्षिक गरीबी कहते हैं। कह रहा तुलनात्मक गरीबी होती है किसी अमीर के सामने किसी गरीब का होना, ठीक है ना। इसे तुलनात्मक गरीबी कहते हैं। मुख्यतः विकसित देशों में ये क्या की जाती है, मापी जाती है, कौन पैसे वाला है और कौन पैसे वाला नहीं है। निरपेक्ष गरीबी की बात करूं तो ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है। कह रहा जब बुनियादी जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान भी पूरा नहीं होता, तब हम इसे निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। भारत में गरीबी मापने का एकमात्र आधार यही है, निरपेक्ष गरीबी। कितने लोगों को रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा, वर्तमान सरकार रोटी कपड़ा मकान पर ही पूरा जोर दे रही है। पहले की अपेक्षा देखो इस समय मकान खूब बन रहे हैं, आप देख रहे होंगे, और रोटी पे भी ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है ना, कपड़े पे भी ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन रोजगार पे सरकार ध्यान नहीं दे रही। रोजगार के मामले में पूरी तरीके से वर्तमान सरकार क्या हो रही है, फेल हो रही है। चुनाव के समय पे केवल रोजगार देते हैं, उसके अलावा रोजगार का नाम भी वर्तमान सरकार में दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ नेताओं के बच्चे, नेता इतना घोटाला कर रहे हैं कि नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, कोई एमबीबीएस कर रहा है, कोई साइंटिस्ट उसमें काम कर रहा है, कोई बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहा है। अभी हाल में आपने देखा होगा पवन खेड़ा एक कांग्रेस के नेता, उन्होंने बीजेपी के एक सीएम है असम के, हेमंत विश्वा, तो उनकी पत्नी की 50,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी अमेरिका में बताई है। तो देखो हमारे नेताओं की बड़ी कंपनियां विदेश में चल रही हैं, ये विदेश को कमा के दे रहे हैं। तो ये पैसा कहां से जा रहा है, सब इंडिया से जा रहा है। तो ये इंडिया को लूट रहे हैं नेता, ठीक है। तो आ जाइए भैया, रिलेटिव में मैंने क्या बताया था, एक पर्सन है जिस पर ये है केवल, बी पर्सन पे इसके साथ साथ देखो पैसा खूब ज्यादा है, घर मकान तंगड़े हैं, गाड़ी भी है। तो यहां जो आप गरीबी और अमीरी तय कर रहे हो, इसे रिलेटिव सापेक्ष गरीबी कहते हैं। एक एब्सोल्युटली गरीबी ये है जहां रोटी कपड़ा और मकान के भी क्या पड़ रहे हैं, लाले पड़ रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं भैया, निरपेक्ष। भारत में निरपेक्ष गरीबी के आधार पर ही गरीबी मापी जाती है। अगर मैं कुछ इंपोर्टेंट की बात करूं तो भारत में गरीबी का ऑपरेशन करने के लिए हम सिर्फ निरपेक्ष गरीबी को डेटा के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब गरीबी को मापने की कुछ इंपोर्टेंट समितियां हैं जो बेहद इंपोर्टेंट हैं, तैयार कर लेना, भर लेना दिमाग में, रट जाएंगी आपको, एक एक टॉपिक रट जाएगा, ठीक है ना। क्लास को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। अब देखो 1969 में, सबसे पहले 1979 में बाई के अलग समिति आई थी, अलग समिति पूछ लेगा। इसने कही थी कैलोरी के आधार पर गांव में अगर 2400 कैलोरी और शहर में 2100 कैलोरी अगर नहीं मिल रही है तो वो गरीब है, ध्यान रख लेना। बाई की अलग समिति। लगड़बग्गा समिति की पूछेगा, लगड़वाला समिति जो है वो 1993 में आई थी, राज्यवार इसने बताई थी, ठीक है ना। अलग अलग राज्यवारों में अलग अलग गरीबी का तरीका बताया था। एक सुरेश तेंदुलकर समिति, इसने खपत और व्यय पे आधार बताई थी, और 2009 में सुरेश तेंदुलकर आई थी, ठीक है ना। इन्हें कैलोरी हटा करके खपत को इसने पैमाना बनाया था, कितना खपत कर रहे हैं। 2014 में श्री रंगराजन समिति आई थी, ध्यान रखना, ठीक है ना, और इसने गरीबी को सुधारने के बारे में बात करी थी। तो आप लोग याद करें ना, अलग से लकड़ी जलाकर खाना कैलोरी, ठीक है ना। तो लगड़बग्गा कैलोरी के आधार पर बता रहे हैं, लगड़ वाला, ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना। फिर तेंदुलकर ने खाकर उसे खर्च कर दिया, श्री रंगराजन ने सब पर रंग चढ़ा दिया। तो ये ट्रैक है बेटा, ठीक है। अब आया बेरोजगारी के परिदृश्य के बारे में बात करूं तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के बारे में। तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी मिलती है, प्रचंड बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, डिस्कशन करेंगे। प्रचंड बेरोजगारी मैंने बताई थी, 10 बीघा खेत में 2 लोग काम कर सकते हैं लेकिन 5 लोग काम कर रहे हैं, वो 3 प्रचंड बेरोजगार हैं। वो नहीं भी करेंगे तो भी उत्पादन उतना ही होगा। मौसमी गरीबी उसे कहते हैं, मान लो बैसाख का सीजन आ गया, उस समय किसान काम कर रहा है और उसके बीच में फिर कोई काम नहीं है, तो ये मौसम के अनुसार क्या हो रहा है, मौसम में रोजगार मिलेगा, इसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। अर्बन विकासशील देशों की बात करूं तो इसे अर्बन हब या संरचनात्मक बोलते हैं। विकसित देशों की बात करूं, अमेरिका, जहां साइकिलिक मिलता है सब कुछ, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। प्रचंड बेरोजगारी देख लो, कह रहा अतिरिक्त मजदूर की उत्पादकता शून्य होती है यहाँ पे। जब ये 2 लोग काम कर लेंगे तो इन 3 का क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, तो ये 3 क्या है, शून्य बेरोजगारी को दर्शा रहे हैं, ठीक। मतलब कहने का मतलब
इनकी उत्पादकता शून्य है, तो ये प्रचंड बेरोजगारी को दर्शा रहे हैं। जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे हों, भारतीय कृषि में सबसे बड़ी समस्या यही देखने को मिलती है, प्रचंड बेरोजगारी। प्रचंड बेरोजगारी, काम करने वाले ज्यादा, ठीक है ना, मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पादकता शून्य। मौसमी बेरोजगारी की बात करूं तो भैया मौसम के अनुसार, ठीक है ना, ये आपको दे रखा है। मान लो ये 3 महीना गेहूं का सीजन चल रहा, उसके बारे में बात क्या हो गई, उसके बाद भैया छुट्टी, कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है, बेरोजगारी, फिर 2 महीने का काम आ गया, फिर छुट्टी, बेरोजगारी। तो इसे बीच का जो समय होता है इसे मौसमी बेरोजगारी का, जब साल में कुछ खास महीनों में ही काम मिले, बुआई और कटाई के बीच, और उसके बीच में जो भी काम ना मिले उस समय को हम बेरोजगारी के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। आधुनिक बेरोजगारी की बात करूं मैं आपसे तो कह रहा है जब बाजार में तकनीकी बदल जाए लेकिन मजदूरों के पास नई तकनीकी ना हो, स्किल ना हो, तब वो आधुनिक बेरोजगार हो जाते हैं। वर्तमान में यही देखने को मिल रहा है। पहले हाथ से कपड़े सिलते थे, आज मशीनें आ गई, लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो वो क्या बन गए, आधुनिक बेरोजगार बन गए। कह रहा कहां पाई जाती है, भारत में विकासशील देशों की मुख्य बेरोजगारी यही है, आधुनिक बेरोजगारी, तकनीकी। कंप्यूटर आने पर टाइपराइटर वालों की नौकरी क्या चली जाती है, हाथ से चली जाती है, तब वो क्या बन जाते हैं, तब वो संरचनात्मक बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है ना। कह रहा पूरे देश का स्ट्रक्चर, ढांचा या तकनीकी बदल जाए, ठीक है ना, तब उसे हम क्या कहते हैं, और किसके कारण, स्किल की कमी के कारण, तकनीकी का अभाव। तकनीकी जब बदल जाती है, लोगों पर स्किल नहीं होती, तब हम उसे क्या कहते हैं भैया, तब हम उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। आधुनिक बेरोजगारी में बात करें बदलाव और मंदी के बारे में, तो एक होती है घर्षणात्मक। घर्षणात्मक का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल। कह रहा है एक नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी ढूंढने के बीच का जो खाली समय होता है, एक नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी ढूंढने के बीच का जो खाली समय होता है, ये अस्थायी होता है, नहीं होता। मान लो मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूं, वहां से मुझे निकाल दिया, मुझे दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, तो उसके बीच के समय को ही घर्षणात्मक कहते हैं, अस्थायी समय कहते हैं, ठीक है ना। चक्रीय की बात करूं तो कह रहा अर्थव्यवस्था में मंदी आने के कारण उत्पन्न जो बेरोजगारी होती है, मंदी आ गई और बेरोजगारी उत्पन्न हो गई, इसी को हम चक्रीय कहते हैं। चक्रीय में कह रहा है बेरोजगारी का प्रकोप मुख्य रूप से विकसित देशों में देखने को मिलता है, यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में अधिक देखा जाता है चक्रीय बेरोजगारी का प्रभाव। मंदी आ जाती है तो अपने आप ही रोजगार क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं भैया, अपने आप ही रोजगार कम हो जाते हैं। कह रहा अगला बेरोजगारी का ब्रह्मास्त्र कौन है, मनरेगा। भारत में मनरेगा चलाया, बेरोजगारी बहुत हद तक गांव से पलायन रुका। कब एक्ट पास हुआ इसका, 2005 में नरेगा के नाम से, 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा रख दिया, महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया। शुरुआत कब हुई इसकी, 2 फरवरी 2006 में। कहां से, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के बदलापल्ली गांव से। एक एक पॉइंट आप याद रखें, देखो ये मनरेगा का ही काम चल रहा है, ठीक है ना। 100 दिन का रोजगार कानूनी दी जाती है। कह रहा सूखा क्षेत्रों में से कितना दिया जाता है, 150 दिन, ठीक है ना। महिलाओं के लिए इसमें 33% काम आरक्षण है। अगर 100 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है तो 33 उसमें कंपलसरी क्या होंगी, महिलाएं होंगी। ये चीज आप क्या रखना, याद रखना, ठीक है ना, मनरेगा में, ठीक है ना। इसकी लेखपाल का दिल, यह योजना सीधे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। मनरेगा आपसे पूछे किस मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाती है, तो आप सीधा हिट मार देना, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत यह योजना संचालित की जाती है, ठीक है ना। अन्य की मैं बात करूं, और भी योजना है। अंत्योदय योजना कब आई थी भाई, 2000 में आई थी, याद रखना। गरीबों से सबसे गरीब, इसमें गरीबों में सबसे गरीब को 35 किलो अनाज दिया जाता है। कह रहा गेहूं 2 किलो, चावल 3 किलो प्रति यूनिट दिए जाते हैं, ठीक है ना, अंत्योदय अन्न योजना के तहत। और आपसे पूछे तो ट्राइसम योजना ये 1979 में आई थी। फुल फॉर्म है इसकी ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। लक्ष्य क्या है, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग एवं तकनीकी देना। क्या देना, ट्रेनिंग एवं तकनीकी देना, ठीक है, याद रखना इसे। कह रहा है एएवाई निरपेक्ष गरीबी पर सीधा प्रहार है, जबकि ट्रिसम जो है संरचनात्मक बेरोजगारी का इलाज है, ठीक है ना। यहां स्वरोजगार दे रहे हैं, तकनीकी दूर कर रहे हैं, तकनीकी लोगों को दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां संरचनात्मक को कम कर रहा है, और ये किसको कम कर रहा है, तो ये निरपेक्ष गरीबी को कम कर रहा है, रोटी कपड़ा मकान वाली आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। तो मैंने आपको बताई थी सटीक मापन में समितियां बनी थी, लकड़बग्गा और तेंदुलकर और रंगराजन समिति, क्रम में याद रख लेना। बेरोजगारी की पहचान में प्रचंड बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी बताई थी। लक्षित में बात करूं कि इनको कौन पूरा करता है, मनरेगा पूरा करता है, अंत्योदय योजना और ट्रिसम योजना। इनको आप लिख करके आराम से आप पीसीएस के मेंस के एग्जाम में भी इन योजनाओं को लिख सकते हो, इनके बारे में, ठीक है ना। चलें भैया आगे की ओर। अब कह रहा है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत, तो अभी डिस्कशन करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं को। मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा, अभी तैयार करा दूंगा सब कुछ। तो पंचवर्षीय योजना में बात करूं तो इसे समझ लेते हैं योजना आयोग। सबसे पहले किसको करेंगे,
योजना आयोग के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले योजना आयोग बनाया गया था 15 मार्च 1950 को। यह पंचवर्षीय योजनाओं को बनाता था। इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, आप लोग इसे याद रखना। दूसरी बात, इसी के तहत यहां बनी थी 6 अगस्त 1952 में कौन, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये इसे सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। ये योजना आयोग के प्लान को फाइनल पास करने का क्या करती थी, काम करती थी। आपसे पूछे योजना आयोग ने जो भी प्लान बनाया है उसे पास कौन करती थी, एनडीसी। ये सुपर कैबिनेट होती थी, 1952 में बनी थी। तारीख भी याद कर लेना, 6 अगस्त 1952। ये कब बना, 15 मार्च 1950 को। पहली योजना की अगर हम आपसे बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक बनी थी। ध्यान है, भारत जब आजाद हुआ था तो रोटी की जरूरत थी सबसे ज्यादा, तो खेती करना जरूरी था, अनाज चाहिए, तो ये खेत और खलिहानों से संबंधित है, याद कर लेना। यहाँ पूछा क्या जाएगा, किस मॉडल पर आधारित तो हेराल्ड डोमर मॉडल। जोर किस पे दिया, कृषि और सिंचाई पर जोर दिया। जो पूछा जाएगा वही बता रहा हूं। इसके तहत क्या बनेंगी, नदी परियोजनाएं बनेंगी, तभी तो खेती होगी, पता ही, तभी तो बिजली होगी। तो यहाँ भाखड़ा नागल बांध बना था, हीराकुंड बांध बना था, दामोदर घाटी जैसी बड़ी परियोजनाओं शुरू की थी। आप बताओगे भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है और हीराकुंड बांध किस नदी पर है, आप नदी बताओगे फटाफट से, किस नदी पर है, और दामोदर नदी घाटी बांध किस नदी पर है। कह रहा किसान अपने खेत में हरा भरा, हेराल्ड से ही याद कर लेना, हेराल्ड डाबर बिछा रहा है, हरा भरा डाबर बिछा रहा है, ये ट्रिक है। हेराल्ड मॉडल इस योजना में आया था। तो ये क्लियर, मैंने आपको फैक्ट बता दिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो 5 साल बाद 56 से 61 तक ये रही थी। दूसरी पंचवर्षीय मतलब फैक्ट्री का धुआं, तो यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाएंगे। प्राथमिकता किस पे दी थी, इसने याद रख लेना, भारी उद्योगों पे दी थी, क्योंकि आपने अनाज तो ले लिया, अब आपको क्या बनाना है, बड़े बड़े उद्योगों के माध्यम से वस्तुएं बनानी है। तो मॉडल कौन था, पीसी महालनोबिस मॉडल, मतलब महान आदमी की आकृति, ठीक है ना, पीसी महालनोबिस मॉडल। और यहीं पे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर में क्या लगाए गए थे, स्टील प्लांट लगाए गए थे विभिन्न देशों की सहायता से। याद रखना, अभी मैं बता दूंगा कौन की सहायता से कौन। कह रहा है इस्पात कारखाने, इस योजना में 3 बड़े लोहे के कारखाने लगाए गए थे, ठीक है ना। अब भीरू राज दुबे, ये ट्रिक है, भीरू राज दुबे, भीरू मतलब, भी मतलब भिलाई कारखाना, और भीरू छतरी ओढ़ के, ऐसे याद रखना, छाता ओढ़ के, रू मतलब रूस के सहयोग से, छाता मतलब छत्तीसगढ़, तो भीरू मतलब छाता ओढ़ के काम कर रहा था, भी मतलब भिलाई कारखाना रूस की मदद से छत्तीसगढ़ में लगाया गया। ध्यान रखना, राज करेगा उड़ के, जो उड़ रहा है ना वो राज कर रहा है, ठीक है। तो रा मतलब राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से, उड़ना मतलब उड़ीसा में ये कारखाना लगाया गया। अब नेक्स्ट याद रखना, दुबे, दुबे बंगाल के हैं। दुबे कहां के हैं, बंगाल के। तो दू मतलब दुर्गापुर, और वे मतलब वेरिटन मतलब ब्रिटेन में, ये ब्रिटेन में, तो दुबे मतलब ब्रिटेन में, और बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल में ये लगाया गया था ब्रिटेन के सहयोग से। ये पूरी दूसरी पंचवर्षीय योजना की चीजें आपको पता होनी चाहिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो इस समय हमने खेती पे भी बात कर ली, उद्योगों पे भी बात कर ली। तो ये किस मॉडल से संबंधित है, ये जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल से संबंधित है। किससे, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल से संबंधित ये योजना है। कह रहा है इसे गॉडगिल योजना भी कहते हैं, तीसरी वाली योजना को गॉडगिल योजना भी। समय क्या है, 61 से 66। ये सबसे बड़ी फ्लॉप योजना रही है। फ्लॉप क्यों हुई, कि इस समय पे 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ था, आप देख रहे होंगे। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और 1966 में भारत में भयंकर सूखा भी पड़ी थी। तो ये 3 बड़े फैक्टर हैं। चाहो तो आप लिख सकते हो कि भारत चीन युद्ध 1962, 65 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1966 की भयंकर सूखा तीसरी पंचवर्षीय योजना को फ्लॉप करने के कारण रहे हैं। हालांकि कह रहा है 1964 में रूस की मदद से बोकारो स्टील प्लांट लगा था इसी योजना में, ठीक है ना। अब यहाँ गेम चेंजर क्या होगा, देखो यहाँ पे योजना अवकाश लिया जाएगा 66 से 69 तक, क्योंकि योजना फ्लॉप हो गई। आगे 3 योजना अवकाश मिलेंगे, 1-1 साल की योजना बनाई जाएंगी। कह रहा लगातार युद्ध सूखा के कारण 3 कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी, 3 1-1 साल की योजनाएं बनी, जिसे योजना अवकाश कहते हैं। यहाँ गेम चेंजर काम क्या करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पे जय जवान जय किसान का नारा देंगे, और एम एस स्वामीनाथन द्वारा यहाँ हरित क्रांति की स्थापना की जाएगी, ध्यान रखना। और यही हरित क्रांति यहाँ क्या होगी, गेम चेंजर साबित होगी भारत में। भारत अब क्या हो जाएगा, गेहूं में आत्मनिर्भर हो जाएगा, क्योंकि ये गेम चेंजर साबित होगी। अगली मैं बात करूं आपसे चौथी पंचवर्षीय योजना की, ध्यान रखना। तो 1969 से 74 तक आई। यहीं पे बैंकों का राष्ट्रीयकरण देखने को मिलेगा। चौथी में सबसे बड़ा काम यही किया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में देखने को मिलता है। ये इंदिरा गांधी का सबसे अहम काम था। और ये मॉडल किसका था, तो अशोक रुद्रा
एलन मन्ने और गॉडगिल फॉर्मूला, ध्यान रखना, चौथी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित थी। और 1969 में ही इसरो की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के नाम से इंदिरा गांधी के द्वारा राजस्थान के कहां पे किया गया था, ये आप बताओगे। राजस्थान के कहां किया गया था, ये आप बताओगे, पहला परीक्षण, ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में बात करूं तो 1974-78 में इसी में गरीबी हटाओ को क्या दिया था, नारा दिया था, ठीक है ना। ये एकमात्र योजना थी जो 4 साल तक चली थी। और ये श्रीधर कह रहा डीपी, ये डीपी धर मॉडल पर आधारित योजना थी। और यहीं पर मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। 1978 में ही इस योजना को बंद कर दिया गया था, याद रखना, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ इमरजेंसी लगा दी थी, इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ी गलती करी थी, तो लोगों का फिर रुख इंदिरा गांधी की ओर नहीं रहा था, ठीक है। आगे मैं भारतीय नियोजन का इतिहास करूं तो और भी रही है, देखो अनवर्त योजना की बात करें भाई, ये इसे रोलिंग प्लान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रोलिंग प्लान। भारत में कब आया, तो 78 से 1980 तक आया था। इसके जनक कौन थे, तो गुन्नार मेडाल रोलिंग प्लान के क्या थे, जनक थे। कह रहा मोरारजी देसाई की सरकार ने पंचवर्षीय योजना रोक करके रोलिंग प्लान चलाया था। अभी नहीं लाए थे पंचवर्षीय योजना, इन्होंने रोलिंग प्लान को चलाया था, ये याद रख लेना, ठीक है। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, यहीं पे नाबार्ड का जन्म होगा। पूछ लेगा नाबार्ड बैंक कब बना, तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक कृषि में लोन देने के लिए वो संस्था है, ऐसी बैंकों को लोन देता है जो कृषि के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ा काम क्या था, 12 जुलाई 1982 को ही नाबार्ड बना था, ये ध्यान रख लेना। किसकी सिफारिश पर बना, काम क्या था इसका, एक एक पता होनी चाहिए। आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करूं, सातवीं इंपोर्टेंट नहीं है, इसीलिए सीधे किसकी बात कर रहे हैं, आठवीं पंचवर्षीय योजना की। यहीं पे एलपीजी मॉडल मिलेगा, एलपीजी रिफॉर्म, ठीक है ना। 1990 में आनी थी, लेकिन पैसे की कमी के कारण 2 साल ये लेट हो गई थी। और ये योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर क्या थी, आधारित थी। 1991 में नई आर्थिक नीति बनाई जाएगी। यहाँ वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और पीवी नरसिम्हा राव यहाँ के क्या थे, इस समय प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखना। एलपीजी में एल का मतलब है लिबराइजेशन, उदारीकरण, मतलब नियम कानून बहुत आसान बनाइए जिससे कि विदेशी कंपनियां भी आए। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन भी करिए, केवल सरकारी सब कुछ नहीं करेगी। ग्लोबलाइजेशन भी करिए, मतलब विश्व को भी भारत की अर्थव्यवस्था से जोड़िए जो अब तक नहीं जुड़ा हुआ था। भारत की पंचवर्षीय योजना छठी एवं सातवीं की अगर मैं बात करूं तो छठी 1980-85 मैंने आपको बता ही दिया। यहीं पे ईआरडीपी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया था। ट्रिप्सम के द्वारा शुरू किया गया था 1980 में। और 1980 में ही 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 14 के बाद, याद रख लेना। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ठीक है ना। काम लेकिन छठवीं पंचवर्षीय योजना में किया था। यहीं गरीबी उन्मूलन और रोजगार योजना भी चलाई गई थी, ध्यान रखना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक मानी जाती है। कह रहा रोजी रोटी और उत्पादकता की बात की थी, और मैंने बता भी दिया आपको, डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। 1989 में जवाहर रोजगार योजना चलाई गई थी। 1988 में जवाहर रोजगार जो लेखपाल के लिए इंपोर्टेंट है। 1988 में सेबी की स्थापना हुई शेयर बाजार को कंट्रोल करने के लिए। और 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू हुई थी, जो हम स्पीड पोस्ट कह रहे हैं ना, ये सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1986 में ही शुरू की गई थी। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में 3 काम अच्छे हुए, एक रोजगार, जवाहर रोजगार योजना चलाई गई, सेबी की स्थापना 1988 में, और भैया 1986 में स्पीड पोस्ट, ठीक है ना। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इससे आगे अब बात करते हैं हम लोग आठवीं पंचवर्षीय योजना। कह रहा 92 से 97 का समय था, मानव संसाधन विकास पे इसमें जोर दिया गया था। यहीं शिक्षा की बात की गई थी, स्वास्थ्य की और रोजगार की बात की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में यहीं चलाई थी, ठीक है ना। योजना एलपीजी रिफॉर्म का असर इस योजना में देखने को मिला था, ध्यान रखना। नौवीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 के बीच थी, न्याय और समानता की बात करती है। यही सामाजिक न्याय और समानता के आर्थिक विकास की बात की गई थी, लेकिन ये क्या रही थी, ये भी योजना फ्लॉप रही थी। 1997 में ही एशियाई वित्तीय संकट क्या हुआ था, आर्थिक मंदी के कारण ये योजना चल नहीं पाई थी, ठीक है ना। क्योंकि जब एशिया में संकट था तो भारत पे भी असर पड़ेगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो 2002 से 2007 तक देखने को मिलती है। इसे इनकम डबल करने का टारगेट रखा गया था, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का टारगेट रखा गया था, ठीक है ना। गरीबी अनुपात कम करना इस योजना का उद्देश्य था कि 10% गरीबी तक को 15% तक ले जाना, ठीक है ना। 15% को 10% तक, ठीक है। 2007 में 15% तक लाने की बात की गई थी कि इतनी कम करनी है, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूं तो 2007 से 12 तक देखने को मिलती है, या तेज ग्रोथ देखने को मिलता है। तीव्रतम एवं समावेशी विकास के बारे में बात की गई थी, यहीं पे विकास दर,
ठीक है ना, इसके लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। और यहीं पर आरटीई एक्ट 2000 भी बना था, है ना, राइट टू एजुकेशन, इसी योजना के अंतर्गत देखने को मिलता है 2009 में। आगे चलिए, भारत की पंचवर्षीय योजना 12वीं, 2012 से 17 ये अंतिम पंचवर्षीय योजना 2015 तक ही चली थी। इसमें नारा दिया था तीव्र अधिक और समावेशी और धारणीय विकास, ठीक है ना। यहीं पर 2014 में सरकार बदली थी और योजना आयोग को क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, उसकी जगह नीति आयोग चलाया गया था, ठीक है ना। और यहीं पे 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी था 1975 में, 5वीं योजना के तहत इंदिरा गांधी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया था 1975 में, याद रखना, ये थोड़ा एक्स्ट्रा था, ठीक है। अब इसके साथ ही मैं आगे अगर बात करूं आपसे भारत में कृषि और महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में, तो क्रांति का मतलब होता है कुछ परिवर्तन लाना, बड़ा बदलाव लाना, ठीक है ना। तो आपसे पूछे भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार तो कृषि है, भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्या पढ़ेंगे, क्रांतियां पढ़ेंगे, ठीक है ना, कुछ इंपोर्टेंट। तो कृषि किसके अंतर्गत आता है, आपको पता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सीधा सवाल पूछा जाता है। फसलों का वार्षिक चक्र की मैं बात करूं तो सर्दियों का राजा रबी की फसल को कहा जाता है, मानसून का साथी खरीफ को कहा जाता है, और गर्मियों का पानी जायद को कहा जाता है। रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर के समय बोई जाती है, सर्दियों की शुरुआत में कटाई मार्च से अप्रैल तक होती है, होली के आसपास के करीब में होती है, ठीक है ना। ये कटाइयां होती हैं, ये ध्यान रख लेना आप लोग, जैसे सरसों है, गेहूं है, जौ है, जई है, चना है, ये सब रबी के अंतर्गत आते हैं। खरीफ की बुवाई जून जुलाई में होती है, बारिश के समय पे, कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है, दिवाली के समय ये क्या होती है, काटी जाती है, खरीफ वाली, ठीक है ना। बाजरा है, ज्वार है ना, ये इसके अंतर्गत आते हैं। जायद में बुआई कटाई मार्च अप्रैल में होती है, और रबी और खरीफ के बीच का समय होता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। आ जाओ, एक एक चीजें यहां समझाई जा रही हैं, मैंने बताई थी आपको, होली के आसपास गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, ये सब किसमें आते हैं, रबी में। तो क्या लिखा है, रवि ने आरजू मतलब आलू, राई, जौ, रवि ने आरजू सच्चे गम में जान दे दी, रवि ने आरजू सच्चे गम में जान दे दी। तो आरजू मतलब आलू, राई और जौ, सच्चे मतलब सरसों और चना, और गम मतलब गेहूं और मटर। याद रख लेना, ट्रिक है, भूलोगे नहीं, मैं फिर बता रहा हूं आपसे। आगे देखो, रबी खरीफ की फसलें मैंने बताई थी, मानसून का साथी, बारिश के शुरू दिवाली के आसपास काटी जाती है। इसमें देखो धान भी आते हैं, मक्का भी आती है, कई बार चावल लिख रहा हो, एक ही बात है, ज्वार, बाजरा, कपास। कपास पर पूछा जाता है, कपास किसकी फसल है, आप याद रखना। तो कपास खरीफ की फसल है भैया, याद रख लेना किसकी है, खरीफ की। ये कई बार पूछा जाता है, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, ठीक है ना। कह रहा है खराब, बारिश में गधा, गधा मतलब गा से गन्ना, धा से धान। बाजा, बाजा मतलब बाजरा और ज्वार, बाजा मतलब बाजरा और ज्वार। कह रहा मत बजा वरना मक्खी, मक्खी मतलब मक्का और कपास उड़ जाएंगी, मक्का और कपास उड़ जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे आ जाइए, जायद की फसल की बात करूं मैं आपसे, तो गर्मियों का पानी कहते हैं इसे। अप्रैल के समय पर ये क्या की जाती है, बोई जाती है। इसमें तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, करेला, ठीक है ना, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, करेला, और सब्जी भी इसी में आती है, सब्जी भी इसी में आती है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। कह रहा गर्मियों में लू से बचने के लिए जो भी पानी चाहिए वो इसी फसल में आता है, ठीक है ना। अब आ जाइए, नगदी फसलें क्या होती हैं भैया, जिनसे डायरेक्ट इसे उपभोग में ना लेकर के बाजार में पैसे बनाते हैं, ठीक है। कह रहा किसान इसे खुद खाने के लिए नहीं उगाता, सीधा बाजार में बेच करके कैश कमाता है। गन्ना है, कपास है, जूट है, तंबाकू है, देखो चाय भी, कॉफी भी, ये सभी फसलें नगदी फसलें होती हैं, ध्यान रख लेना। सीधा उद्योगों के लिए ये पहुंचाई जाती हैं, और उद्योगों के लिए ये कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती हैं, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण फसलें होती हैं किसान की इनकम को बढ़ाने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के लिए। वहीं मैं हरित क्रांति की आपसे बात करूं तो भैया 1966-67 में किसके द्वारा लाई गई। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे तो एमएस स्वामीनाथन है। कौन, एमएस स्वामीनाथन है। सबसे ज्यादा प्रभाव किसका देखने को मिलता है हरित क्रांति में, गेहूं का, गेहूं पर ज्यादा जोर दिया गया था। ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी वाले क्षेत्र में ये देखा जाता है, ठीक है ना, गेहूं ज्यादा है। और यहीं पर हाइब्रिड फसल का प्रयोग किया गया था, और रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया था बड़े स्तर पर भारत में, ठीक है। और भारत में अगर आपसे पूछे तो एमएस स्वामीनाथन है ना। श्वेत क्रांति की बात करें तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड इसके लिए ही चलाया गया था। दूध का उत्पादन 1970 में ये क्रांति क्या हुई थी शुरू, और डॉक्टर वर्गीयस कुरियन इसके जनक माने जाते हैं।
है ना। डेयरी की सफलता इन्हीं की देन है। आनंद जो डेयरी चलाई थी गुजरात में, वो इसी की वजह से सफल हुई थी। तो कुरियन के साथ सफेद दूध पीयूं, तो सफेद दूध मतलब दूध से संबंधित ये क्रांति मानी जाती है। अन्य में अगर आपको पता ही है, समुद्र का नीला होना मतलब नीली क्रांति पूछे तो मछली से संबंधित, पीली क्रांति पूछे तो पीला तेल होता है तो सरसों से संबंधित, पीला सरसों का फूल होता है, ठीक है ना। गोल मटोल पूछे तो गोल क्रांति आलू से संबंधित है, और वहीं लाल क्रांति पूछे तो मांस और टमाटर से संबंधित है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और वहीं आपसे पूछे गुलाबी क्रांति तो ये दो से संबंधित, झींगा भी और प्याज, झींगा प्याज गुलाबी दिखते हैं। और आपसे पूछे स्वर्ण क्रांति तो ये बागवानी और शहद से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोल, कच्चा तेल काला होता है नहीं होता, तो ये कच्चे तेल से संबंधित। रजत अंडा चांदी जैसा होता है, तो ये भैया रजत क्रांति है। ये ऐसे ही याद हो जानी चाहिए। झींगा क्रांति याद रखना, प्याज और झींगा मछली दोनों से संबंधित मानी जाती है। बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। कह रहा खेती के प्रकार, झूम खेती, अगर झूम खेती पूछ रहा है तो जंगल काटना और जलाना। इसका मतलब यही है कि मान लो यहां जंगल है, काट कूट करके क्या चले गए, आगे बढ़ गए, खेती कर रहे हैं, जैसे ही उर्वरता कम हो गई और आगे की ओर वही करने लगे कुछ साल बाद, तो कुछ साल बाद ये क्या हो जाती है, फिर उर्वरक हो जाती है। किसान यहाँ आकर के देखो पहले जमीनी ताकत को खत्म कर देते हैं और छोड़ जाते हैं। और यही के काटो और जलाओ खेती इसीलिए कहते हैं कि ये आदिवासियों द्वारा की जाती है। एक जगह कर ली, इसमें ज्यादा मशीन तो होती नहीं, आदिवासियों पिछड़े होते हैं, तो जितनी हुई कर ली और खेती बेकार होगी तो आगे चले। कुछ समय बाद वहां पे धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, फिर उपजाऊ हो जाती है, ठीक है ना। अब आगे देखो, कह रहा आदिवासी समुदाय द्वारा सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है और पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे असम, मेघालय, नागालैंड वगैरह में इस क्षेत्र में कहते हैं इसे शिफ्टिंग या कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट मिश्रित कृषि की बात करूं तो मिश्रित कृषि क्या होती है। कह रहा जब किसान फसल उगाने के साथ पशुपालन भी करता है तो उसे मिश्रित कहते हैं। मान लो फसल तो उगा ही रहे हो, साथ में आप क्या कर रहे हो, पशुपालन भी कर रहे हो, उसे मिश्रित कृषि। तो ये मिश्रित कृषि नहीं है कि फसल भी उगा रहे हो तो अन्य काम भी कर रहे हो, खाना पीना होटल वोटल, ये नहीं है। आप फसल उगा रहे हो और उसके साथ पशुपालन भी कर रहे हो, तब इसे मिश्रित कृषि कहते हैं, है ना। दो फसलों का मिलाना मिश्रित कृषि नहीं कहलाता। बच्चे यही फंस जाते हैं कि दो फसल आपस में मिल करके करते हैं उसे मिश्रित कृषि कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते। फसल के साथ जब आप खेती के साथ आप पशुपालन करते हैं इसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। अब देखो कृषि से संबंधित कुछ बोर्ड और उनके मुख्यालय लेखपाल एग्जाम वगैरह के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। पूछे कॉफी बोर्ड कहां पे है, बगल में, बगल में मतलब बेंगलुरु। तो कॉफी बोर्ड कहां पे, कॉफी की दुकान बगल में मतलब बेंगलोर, याद रख लेना। चाय काली है, काली मतलब कलकत्ता। चाय कैसी होती है, काली होती है, तो चाय बोर्ड कहां है, कलकत्ता में, है ना। तंबाकू गुटरगू करके पीते हैं, नहीं पीते। तंबाकू जो हुक्का में लेते हैं तो गुटरगू पीते, गुटरगू चलता नहीं चलता, तो गुट्टूर में है, आंध्र प्रदेश गुट्टूर में है, याद रखना। और रबड़ भैया तो कोटा से क्या मिलती है, कोटा पे रबड़ मिल रही है, इसीलिए रबड़ बोर्ड कहां पे है, कोट्टायम केरल में है। कहां पे, कोट्टायम केरल। बहुत इंपोर्टेंट है, याद रख लेना, हर हाल में यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं बेटा। अब आगे चलिए आप लोग, ये तो मैंने पढ़ाई दी आपको। चलिए अब यहां आ रहे हैं, कह रहा भारत का विदेशी व्यापार और सूचकांक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कह रहा है भुगतान संतुलन को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन मुद्रा का अवमूल्यन, ठीक है। ये विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में बात करेंगे, और सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में बात करेंगे, और मानव विकास सूचकांक में एसडीआई और एमपीआई के बारे में भी क्या करेंगे हम लोग, बात करेंगे। पहले अगर मैं बात करूं बैलेंस और पेमेंट की, भाई भुगतान संतुलन क्या होता है, तो सीधा सीधा आप ये लोग ये बता सकते हो कि एक साल के अंदर भारत का पूरी दुनिया में क्या आया और क्या चला गया, मतलब कितना आयात हुआ और कितना निर्यात हुआ पूरे वर्ष में। ध्यान रखना वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष में किसमें भैया, तो आप यहां सीधा सीधा बोलोगे वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष में क्या होगा, आयात कितना हुआ और निर्यात कितना हुआ। इसके बाद ही क्या बचता है भैया, भुगतान संतुलन, बीओपी इसी को कहते हैं, भुगतान संतुलन। सीधा सीधा आप कह दोगे एक साल के अंदर भारत की पूरी दुनिया, भारत का पूरी दुनिया के साथ होने वाला पैसे का लेन देन, आयात निर्यात का पूरा खाता रिकॉर्ड ही भुगतान संतुलन कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि देश में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, इसका सटीक हिसाब भुगतान संतुलन के अंतर्गत किया जाता है। यार मुख्य हिस्सा क्या है कि इस खाते में दो सबसे प्रमुख भाग होते हैं, एक चालू खाता और एक पूंजी खाता। पूछ लेगा क्या बीओपी के अंतर्गत चालू खाता आता है, बिल्कुल आता है, पूंजी खाता आता है, बिल्कुल आता है। तो दोनों खाते
भुगतान संतुलन के अंतर्गत आते हैं। चालू खाता क्या होता है, कह रहा है यहां रोजमर्रा का व्यापार ऐड किया जाता है। कुछ वस्तुएं होती हैं जिनको खरीदना बेचना, कुछ सेवाओं का लेन देन होता है, विदेश से भेजा गया पैसा भी किसके, रेमिटेंस जिसे कहते हैं, प्रेषण कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रेषण कहते हैं। ये भी भैया किसके अंतर्गत आता है, ये भी चालू खाते के अंतर्गत आता है। ये टॉपिक तैयार होना चाहिए आपको, ठीक है। यही आपसे पूंजी खाता पूछे तो कह रहा है ये मोटा पैसा आता है, जैसे विदेशी निवेश, एफडीआई, एफआईआईपी, फॉरेन पूछ लेगा आपसे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, कह रहा विदेशी लोन वगैरह भी सब इसी के अंतर्गत आती है। चालू खाते के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप लोग तैयार कर लो इसे, ठीक है ना। कह रहा जो रोज चालू रहे वो चालू खाते में आएगा, सब्जी कपड़े वगैरह। कह रहा पूंजी मतलब मोटा पैसा, बिल्डिंग फैक्ट्री वगैरह, ये सब पूंजी खाते के अंतर्गत आते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन मैंने आपको बता दिया, जानबूझ करके पैसे की कीमत गिराना क्यों करते हैं, अपने यहाँ के निर्यात को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। जब रुपया सस्ता होगा तो विदेशी लोग हमारे यहाँ सामान खरीदेंगे। ये सीधा सीधा फंडा होता है मुद्रा के अवमूल्यन का। भारत ने भी किया है 3 बार, बता भी दिया, पहली बार 1949 में किया था। चीन बार बार ये करता रहता है। भारत ने पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में, तीसरी बार 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन किया था, ठीक है ना। कह रहा आजादी के तुरंत बाद आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए देश में भयंकर सूखा और युद्ध के समय हमने किया था, और तीसरा हमने गंभीर आर्थिक संकट के समय किया था, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखना, 3 बार भारत ने मुद्रा का अवमूल्यन किया है, ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसे सेज कहते हैं। भाई विशेष आर्थिक क्षेत्र वो होता है भारत में ऐसा क्षेत्र जहां पर टैक्स क्या लगेगा, 0% लगेगा। क्या लगेगा, 0% लगेगा। कह रहा क्या है, देश के अंदर ही कुछ ऐसे विशेष जोन बना दिए जाते हैं जहां पे आम देश से अलग होता है, मतलब जो आम देश में रूल लागू होते हैं उससे बिल्कुल अलग। यहाँ टैक्स में क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। इन इलाकों में कंपनियों के लिए टैक्स लगभग क्या कर दिया जाता है, 0 कर दिया जाता है। मकसद क्या होता है कि विदेशी कंपनियों को भारत बुलाना, फैक्ट्री लगवाना और देश के निर्यात को बढ़ाना। भाई कैसे भी करके भारत में विदेशी कंपनियां फैक्ट्री लगाएं और देश में क्या बढ़ाएं, देश का निर्यात बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब फैक्ट्री उत्पादन बढ़ाएंगे तो निर्यात बढ़ेगा, ठीक है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब आगे देखते हैं सेज में क्या क्या आता है, इसके कानून के, 1 सेकंड बस। तो अब कहां चलने भैया, सबसे पहले सेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो सेज 1961 में देखने को मिलता है, उसके बाद चर्चा 2005 में होती है और उसके बाद 2006 में होती है। क्या होती है देख लेते हैं। 1965 में बात करूं तो पूछ लेगा एशिया का सबसे पहला ईपीजे, जिसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहते हैं, भारत के कांडला गुजरात में बनाया गया था। क्या बनाया गया था, पहले ईपीजे नाम था, ठीक है ना, कहां, कांडला गुजरात में। उसके बाद 2005 में सेज क्या बना, कानून बना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट कानून बना। भारत में एक एक्ट बना 2005 में, संसद ने इसे पास भी किया। 2006 में ये क्या किया गया, लागू किया गया, ठीक है ना। 2006 से पूरे भारत में सेज कानून क्या होता है, लागू होता है, ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं आपसे विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में, तो विदेशी मुद्रा भंडार को आरबीआई का खजाना कहते हैं, फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं इसे। कह रहा आरबीआई जो पैसा जो विदेशी पैसा अपने पास रिजर्व रखता है उसे फॉरेक्स कहते हैं। ये डॉलर के रूप में हो सकता है, यूरो के रूप में हो सकता है, पाउंड के रूप में हो सकता है, मतलब विदेशी मुद्रा के रूप में हो सकता है, ठीक है ना। कह रहा विदेशी मुद्रा को ही, अब ये एसडीआर स्पेशल ड्राइविंग राइट्स की बात करूं तो ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्या है, मुद्रा है, ये मैंने पढ़ाई दिया था। सोने की बात करूं तो आरबीआई के पास रखा शुद्ध सोना, ये भी किसमें शामिल किया जाता है, ये भी विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल, फॉरेक्स में शामिल किया जाता है। तो फॉरेक्स में क्या शामिल किए जाएंगे, विदेशी मुद्रा, एसडीआर, सोना भी इसमें शामिल किया जाता है, और कुछ रिजर्व ट्रेंच इसमें शामिल किए जाते हैं। आईएमएफ के पास भारत का अपना क्या होता है, भारत का अपना दिया हुआ जो पैसा होता है वो भी भैया फॉरेक्स में शामिल किया जाता है। इसके साथ ही अगर मैं आपसे बात करूं एसडीआर की, मैंने बताई दी, कागजी सोना होता है, पेपर गोल्ड भी कहते हैं इसे। आईएमएफ की मुद्रा होती है, किसकी है ये, आईएमएफ की मुद्रा है, ध्यान रखना, आईएमएफ द्वारा जारी कृत मुद्रा है। इसका उपयोग कहां कर सकते हैं, कह रहा है यह कोई नोट या सिक्का नहीं है, बल्कि आईएमएफ के बही खाते में एक एंट्री है जिसका इस्तेमाल देश आपस में लेन देन के लिए क्या देश करते हैं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं करता, देश करते हैं आपस में, ठीक है ना, ऑनलाइन तरीके से। आगे देखिए एसडीआई के बारे में, इसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं।
मानव के विकास को किस रूप में देखते हैं, वो बातें इसी में करते हैं। कौन जारी करता है? तो पूछ लेगा एसडीआई इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी जारी करता है। इसे कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे क्या करता है? जारी करता है ना। किस तरीके से आदमी का विकास हो और आदमी टॉप लेवल पर पहुंचे। कह रहा अर्थशास्त्र का मानवीय रूप देखा जाता है इसमें। यह सूचकांक बताता है कि अर्थशास्त्र सिर्फ पैसे की बात नहीं है बल्कि इंसान की तरक्की की बात भी करता है, जिसमें रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य के बारे में बात की जाती है। कह रहा है इसे 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने मिलकर क्या किया था? तैयार किया था 1990 में। कौन जारी करता है? अभी मैंने बताया था यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे जारी करता है। इसमें हेल्थ की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है, इनकम की बात होती है। व्यक्ति का हेल्थ, इनकम, एजुकेशन, इन सब पर क्या दिया जाता है? फोकस दिया जाता है। उस आधार पर बताया जाता है कितना विकास हो गया। कह रहा है एसडीआई के 3 मुख्य आधार हैं। कौन 3 आधार है? ध्यान रखना। पहला आधार है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बात करता है। इंसान कितने साल औसतन जी रहा है, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी तो जिएगा। दूसरी बात शिक्षा की बात करते हैं, दूसरा पिलर शिक्षा है, स्कूल जाने के औसतन ज्ञान के बारे में बात। और तीसरा प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करता है। इंसान का जीवन स्तर कैसा है, ये बात डिपेंड करती है उसकी आय कैसी है। ठीक है ना, तो ये भी याद रखना आप लोग। बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई कहते हैं इसे। ठीक है ना, मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन जारी करता है? इसे भी यूएनडीपी और ओपीएचआई जारी करता है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी वुमेन डेवलपमेंट इनिशिएटिव इसे क्या करते हैं? मिलकर जारी करते हैं। कह रहा है यह गरीबी को सिर्फ पैसे से नहीं मापता बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से मापता। 10 पैरामीटर इसके अंतर्गत रखे गए हैं। तो इसमें यूएनडीपी और ओपीएचआई मिलकर क्या करते हैं? इसे जारी करते हैं। बहुत इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र, कौन सा? गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र, आप ध्यान रखना। पूछा ये दोनों सूचकांक देश में आय असमानता को, यही पूछा जाता है किससे संबंधित है? तो ये आय असमानता को नापने से संबंधित है। कौन? गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र भी अलग अलग हैं, ध्यान रखना। कह रहा ये बताते हैं कि समाज में अमीर कितना ज्यादा अमीर है और गरीब कितना ज्यादा गरीब हो रहा। धन का बंटवारा गलत तरीके से, गलत डायरेक्शन में हो रहा। सीधा कह सकते हो ये आय में असमानता को दर्शाता है। ये आय में असमानता को दर्शाता है, दोनों वक्र। ठीक है, अब वही मैं बात करूं आपसे व्यापार, मैंने आपसे बता ही दिया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, निर्यात बढ़ाना, टैक्स फ्री जोन सेज को कहते हैं। मैंने मानव डेवलपमेंट के बारे में बता दिया और एमपीआई के 10 पैरामीटर ये भी बता दिया। फॉरेक्स में कौन कौन शामिल किया जाता है, ये सब मैंने आपको क्या कर दिया? डिस्कशन कर दिया। भारत की कर प्रणाली के बारे में बात करें तो जीएसटी सबसे प्रमुख है इस समय पर, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो जीएसटी को ही क्या करते हैं? थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा सरकार देश चलाने के लिए जो पैसा जनता पर वसूलती है उसी को हम क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं। कह रहा देश के विकास का ईंधन ही क्या होता है? टैक्स होता है। तो जनता सुख सुविधा देने के बहाने इस पैसे को क्या करती है? लोगों पे एफोर्ड, मतलब लोगों पर लादती है कि भाई दो फटाफट से। प्रत्यक्ष कर 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यक्ष कर होता है जो डायरेक्ट जनता से लिया जाता है, मतलब उससे लिया जाता है जो उसका यूज कर रहा है। अप्रत्यक्ष कर मतलब लिया दूसरे से जाता है, यूज कोई और कर रहा होता है। कह रहे हैं सरकार सीधे उसी से लेती है जिस पर लगाया जाता है, इसे किसी और पर टाला नहीं जा सकता। जैसे आयकर आपकी कमाई पर लगाया जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स आप कंपनियों के मुनाफे पर लगाया जाता है, संपत्ति कर आपकी जायदाद पर लगाया जाता है। तो आयकर, निगम कर और संपत्ति कर ये ऐसे कर है जिस पर लगाए जाते हैं वहीं से वसूले जाते हैं, इसीलिए इनको प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। ठीक है भाई, कह रहा डायरेक्ट मतलब सीधे बैंक अकाउंट में कटेगा। मेरी इनकम है तो टैक्स भी भरूंगा, पड़ोसी नहीं भरेगा। जब मेरी इनकम है तो टैक्स मैं ही भरूंगा। अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? जैसे मान के चलिए साबुन कौन बना रहा है? लक्ष्य बना रहा है, लेकिन देना किसे पड़ेगा उसका? वो हमें देना पड़ेगा। लगाएगी कंपनी लक्ष्य पर, लेकिन देंगे हम उसे। कह रहा लगता किसी और पर है और भरता कोई और है, दूसरों पर टाला जा सकता है। इसे कह रहा बिल में छुपकर आने वाला कर, जैसे बिक्री कर, उत्पाद कर, ठीक है ना, ये फैक्ट्री में सामान बेचने पर, सीमा शुल्क कर, मनोरंजन कर, ठीक है ना, जैसे सिनेमा टिकट वगैरह इन पर लगाए जाते हैं, नहीं लगाए जाते। आयात निर्यात पर सीमा शुल्क कर लगाया जाता है ना। उत्पाद शुल्क को एक्साइज ड्यूटी भी कहते हैं, ध्यान रखना आप लोग। कह रहा इनडायरेक्ट मतलब छुपकर बाहर करना। आप बाजार से 10 रुपए का लक्ष्य साबुन खरीदते हैं तो आप अनजाने में सरकार को टैक्स दे आते हैं, आपको पता ही नहीं होती। सामान बना है 8 रुपए का और लेके 10 में आ रहे, मतलब 2 रुपए टैक्स भी आपको देना पड़ रहा है, सीधा आपसे कहा नहीं जाता है। ठीक है ना, कह रहा सीधा बार और छुपकर बार, एक तुलना कर लो प्रत्यक्ष कर की। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर ये आप देख ही रहे होंगे। कह रहा है इसकी प्रकृति क्या होती है? सीधा व्यक्ति से लिया जाता है। अप्रत्यक्ष कर सामान्य एवं सेवाओं से लिया जाता है। सामान टालना, इसे नहीं टाल सकते, इसे दूसरे पर टाल सकते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है।
इसमें सेल टैक्स आता है, एक्साइज ड्यूटी आती है, अन्य भी बहुत सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं जीएसटी की बात करूं, जीएसटी कैसे भारत में गेम चेंजर बना। आपको पता है लगभग 160 से ज्यादा देशों में जीएसटी लगा हुआ है, ठीक है। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सुधार माना जाता है। 17 अलग अलग कितने टैक्स, 17 अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सों को खत्म करके एक बनाया गया था जीएसटी कर, और 1 जनवरी 2017 को इसे लागू किया गया था भारत में। 1 जुलाई, जनवरी नहीं, 1 जुलाई 2017 को इसे लागू। क्वेश्चन मैंने पूछा ही आपको कि भाई जीएसटी दिवस कब मनाए जाते हैं, कह रहा है ये गंतव्य आधारित है, ठीक है ना। सामान बिकेगा या खपत होगा, टैक्स पैसा भी उसी राज्य से वसूल किया जाएगा। जीएसटी की इंफॉर्मेशन कह रहा कब लागू हुआ, 1 जुलाई को लागू हुआ। बिल कौन से नंबर का था, तो ये 122वां बिल था। संशोधन केवी नंबर का था, 101वां संशोधन कानून बना था। ये किस समिति की सिफारिश पर, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। किसकी पे भैया, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर बना था, ठीक है ना। विश्व में प्रथम अगर आपसे पूछे तो फ्रांस में 1954 में लगाया गया था। टैक्स चोरी पर विजय प्राप्त की जीएसटी के द्वारा। एक टैक्स के लिए 101 रुपए का शुभ शगुन, तो ये ट्रिक है याद करने की। जीएसटी के स्लैब आपको पता है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अब इनमें काट के कौन कौन से कर दिए वर्तमान में आपको पता, संशोधन के द्वारा कौन सी स्लैब काटी है और कौन कौन सी रखी है, आप लोग कमेंट में बताइए। ये सभी वर्तमान में लागू नहीं है, कौन कौन सी स्लैब इस समय, कौन कौन सी दर लागू है, आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है ना। पूछ रहा है जीएसटी से बाहर किसको रखा गया, शराब को, पेट्रोल को, डीजल को और बिजली को, ये जीएसटी से बाहर रखे गए, इन पे जीएसटी लागू नहीं होता है। अगर मैं जीएसटी परिषद के बारे में बात करूं तो इसके रिफॉर्म के लिए एक परिषद बनाई गई है। किस आर्टिकल में बनाई गई है, तो आर्टिकल 279A में जीएसटी परिषद की बात की गई है। किसकी बात की गई है, तो जीएसटी परिषद की बात की गई है। कह रहा क्या बदलाव करना है, कौन सी चीज किस स्लैब में रखी जाएगी, ये जीएसटी परिषद करती है। आर्टिकल को याद रखना। देश का वित्त मंत्री इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है, ठीक है। और ये केंद्र और राज्यों के बीच एक संयुक्त मंच है जो वित्तीय प्रणाली में सुधार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग की बात करूं, आपको पता है संविधान के किस आर्टिकल में है, 280 आर्टिकल में वित्त आयोग की बात की गई है, ठीक है ना। कह रहा केंद्र सरकार के पास टैक्स में कितना पैसा राज्यों को देना पड़ेगा, बटेगा, यह वित्त आयोग तय करता है। आर्टिकल मैंने आपको बताई दी। गठन कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल के लिए। और ये क्या करता है, टैक्स के द्वारा जो पैसा आता है उसे राज्यों में बंटवारा किया जाता है, ठीक है ना। आप लोग ये बताओगे वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, वर्तमान में आप लोग बताओगे कि भैया वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग, केमी नंबर का वित्त आयोग है, और राज्यों को कितना % पैसा दिया जाता है, राज्यों को कितने % पैसे का बंटवारा, इनकम का बंटवारा किया जाता है, ये भी आप लोग बताओगे कि वर्तमान में राज्यों को कितना पैसा दिया जाता है, ठीक है। कह रहा 1 रुपए का सफर सबको कर प्रणाली। आया फटाफट से। कर संग्रह की बात करूं, संग्रह में कर को इकट्ठा करना, ठीक है ना। केंद्रीय पुल की बात करूं तो ये सब होकर के केंद्र के पास जाता है। जीएसटी के आर्टिकल में ये भी मैंने आपको बता दी। कौन बांटता है इस पैसे को, फाइनेंस मिनिस्टर 280 आर्टिकल के तहत बांटता है। और राज्य का फिर उससे क्या होता है, विकास होता है, फिर क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, फिर केंद्र के पास जाता है, और यह प्रोसेस चलता ही रहता है, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं आगे बात करूं आपसे, ठीक है ना, कुछ प्रमुख आर्थिक समितियां हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, वो भी आपको याद करना बेहद जरूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे भारत की कुछ समितियां वगैरह जो बैंकिंग, टैक्स से संबंधित है, कुछ आर्थिक मंच और संगठन है, वर्ल्ड बैंक वगैरह, IMF वगैरह, WTO वगैरह, इनको भी धीरे से क्या कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। पहला अगर मैं आपके सामने बात करूं तो नरसिम्हा समिति जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। नरसिम्हा समिति किससे संबंधित है, ध्यान रखना, बैंकिंग सेक्टर का कायाकल्प करने से संबंधित है। तो पूछ लेगा किससे संबंधित है, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के सुधार से संबंधित है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से संबंधित है नरसिम्हा समिति। वहीं आपसे पूछे भारत में प्राइवेट बैंकों की एंट्री इन्हीं की सिफारिश पर की जाती है। नरसिम्हा समिति भगवान के अवतार लेकर डूबते हुए बैंकों का क्या कर गई, उद्धार कर गई, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा राजा चेलैया और तारापुर समिति, दो है ये, एक तारापुर और एक राजा चेलैया। राजा चेलैया समिति पूछे तो एक कर सुधार से संबंधित है, टैक्स रिफॉर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो टैक्स रिफॉर्म से संबंधित है। किससे, टैक्स रिफॉर्म से संबंधित है, कर सुधार से, ठीक है। तो जो टैक्स चुराकर सरकार को दे, धोखा दे, उसे टैक्स छलिया कहते हैं। तो छलिया मतलब चेलैया समिति, टैक्स रिफॉर्म से संबंधित।
तारापुर समिति की बात करें, पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता से संबंधित, रुपए कह रहा रुपए को डॉलर में पूरी तरह बदलने की आजादी कौन समिति देती है? तो तारापुर समिति देती है। कह रहा रुपया आसमान के तारे की तरह चमके और दुनिया में परिवर्तित हो जाए। तो ये चमके मतलब तारापुर, तारा की तरह। ठीक है, आ जाइए। मालेगांव समिति आपसे पूछे किससे संबंधित है? छोटे लोनों से, माइक्रो फाइनेंस से संबंधित है मालेगांव, है ना। मालेगांव तो गांव में छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते, तो ऐसे याद कर लेना। केलकर समिति किससे संबंधित है? तो ये ट्रिपल P मॉडल से संबंधित है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये टैक्स स्ट्रक्चर, जीएसटी का आइडिया वगैरह इससे संबंधित है केलकर समिति। भैया केलकर ने ही सिफारिश की थी, याद हो तो। शिवरामन समिति आपको पता ही है, 1982 में इसी की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की क्या हुई थी? स्थापना। पूछे नाबार्ड बैंक की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी? सीधा आप जवाब दोगे, शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, इसके साथ ही कुछ मुख्यालय वगैरह के बारे में बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जो इंपोर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपोर्टेंट, जो आपके सामने है। पूछ लेगा आपसे 1944 का ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, यहीं पे जुड़वा बच्चों का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कौन थे जुड़वा बच्चे? एक तो वर्ल्ड बैंक और एक IMF। कौन थे जुड़वा बच्चे? तो एक तो वर्ल्ड बैंक और एक IMF, याद कर लेना। पूछ लेगा अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था, दुनिया की दो सबसे ताकतवर आर्थिक संस्थाओं का जन्म हुआ था, एक वर्ल्ड बैंक और एक IMF। मुख्यालय कहां पे है आपसे पूछे तो सीधा सीधा बोल देना वॉशिंगटन DC में है। दोनों का मुख्यालय स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना। तो वर्ल्ड बैंक और IMF विभिन्न देशों को उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या देते हैं? लोन देते हैं, और कुछ सब्सिडी पे भी लोन देते हैं ना, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आ जाइए, दोनों के बीच क्या अंतर है? उद्देश्य यह, विश्व बैंक जो है विकासशील देशों को सड़क, स्कूल आदि के लिए लोन देता है। सड़क, स्कूल मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए, लंबे समय के लिए लोन देता है, ये ध्यान रख लेना। फैक्ट यह है इसमें कि IDA को उदार ऋण खिड़की कहते हैं, ये भी याद रख लेना आप लोग। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मतलब कह रहा है जब देश कंगाल होने वाला हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में डूब रहा हो, तब उसे बचाया जाता है IMF के द्वारा। शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जाता है, और इसकी मुद्रा क्या? SDR के रूप में उसे क्या दिया जाता है? लोन दिया जाता है। SDR मतलब गोल्ड पेपर टाइप की मुद्रा। ठीक है ना। तो पूछ लेगा SDR मुद्रा किसकी है? तो आप सीधे सीधे बता देना IMF की, या बार बार मैं आपको बता रहा हूं, है ना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन की बात करूं, आपको पता है ग्लोबल ट्रेड का बॉस है ये, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसे। स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। इसने गेट की जगह ली थी, इससे पहले ये क्या था? गेट था। मुख्यालय कहां है? मैंने आपको बताया था जेनेवा में जन्म हुआ था इसका, जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और ट्रिप्स बौद्धिक संपदा और ट्रिम निवेश उपाय समझौते WTO के अंतर्गत ही आते हैं। जितने भी कॉपीराइट वगैरह, पेटेंट वगैरह, ट्रेडमार्क, ठीक है ना, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। दुनिया भर में व्यापार में सबकी जान जेनेवा दाव पर लगी है, जान दाव पर लगी है, ऐसे याद कर लेना। ठीक है ना, जेनेवा में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। वही मैं आपसे बात करूं एशियाई और ब्रिक्स बैंक के बारे में, तो पूर्व की आर्थिक ताकत कौन है? एशियाई बैंक और ब्रिक्स बैंक, ध्यान रख लेना। पूर्व की आर्थिक ताकत जिसे एशियाई डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, ध्यान रखना। आपसे पूछे एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी। ठीक है, तो एशिया के विकास के लिए बहुत सारा क्या चाहिए? मनी लाओ। मनी लाओ मतलब इसका मुख्यालय कहां है? मनीला में, फिलीपींस। अब मैं फिर आपसे एक बार पूछ रहा हूं, मनीला में और कौन सा अंतरराष्ट्रीय संस्थान है? अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान, अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान कहां पे है? मनीला में। कौन सा शोध संस्थान है जो मनीला में है? ठीक है। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स बैंक भी कह लो इसे, ब्रिक्स देशों के द्वारा ये बनाई गई थी। कौन कौन से ब्रिक्स देश हैं आप लोग बताओ? वर्तमान में कितने देश हैं ब्रिक्स में? टाइपिंग करके सब लिखोगे। और कौन कौन से हैं, और आप ये बताओगे संस्थापक सदस्य कौन से हैं ब्रिक्स के? संस्थापक सदस्य, ब्रिक्स की स्थापना 2014 में हुई थी। मुख्यालय कहां है भैया इसका? संघाई चीन में है, ध्यान रखना। और इसी एक अगली बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसे AII कहते हैं। क्या कहते हैं? AIIB बैंक भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। कहां पे है? तो बीजिंग चीन में भी इसका क्या है? हेडक्वार्टर। देखो ये मुख्य हैं, याद रख लेना। अभी जो मैंने बताए थे उनके हेडक्वार्टर यहाँ है। ये आपको दिख रहा है वॉशिंगटन DC, है ना। यहाँ वर्ल्ड बैंक और IMF का बताया था। WTO का कहां बताया था? जेनेवा में बताया था।
AIIB बैंक का कहां पे है? बीजिंग चीन में। NDB का कहां पे है? शंघाई चीन में। और ADB का कहां है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। ठीक है भाई, अब बताइए कोई दिक्कत किसी को? बहुत इंपोर्टेंट है, तैयार कर लो। बता रहा हूं आपसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे अगर आपने अच्छे से क्लास कर ली। नरसिम्हा समिति किससे संबंधित है? मैंने बताई थी बैंकिंग सुधार से संबंधित है या नहीं है? राजा चेलिया समिति कर से संबंधित है, कर। तारापुर समिति पूंजी खाते की परिवर्तनीयता से। मालेगांव समिति गांव को छोटा छोटा लोन देने, माइक्रो फाइनेंस से संबंधित है। वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में, मैंने अभी बताया है। WTO का हेडक्वार्टर पूछे तो भैया जेनेवा में है। और भैया ADB का हेडक्वार्टर पूछे तो मनीला में है। और भैया NDB का हेडक्वार्टर पूछे ब्रिक्स बैंक का तो ये शंघाई में है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे और उसका आप लोग क्या करोगे? जवाब दोगे। आपसे अगर पूछे, ध्यान दो सब लोग, मैं यहां क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आपको जवाब देना है उसका। UNO की स्थापना कब हुई? साथ ही साथ आप लोग ये बताओगे कि भैया IUCN किससे संबंधित है? ये मैंने सब पढ़ा दिया है। आप लोग ये बताओगे G20 का भारत सदस्य है या नहीं है? G7 में कौन कौन से देश हैं? ये सब कमेंट बॉक्स में मैं आपको बताऊंगा। और क्लास आपको कैसी लगी? विश्वास करिए इस क्लास को अगर आपने लास्ट तक देखा है तो इकोनॉमी से किसी भी एग्जाम में आपका कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं है। दिमाग में भर लेना और एक ऐसा और करना कि भाई सब लोग अपने स्टेटस पे इसे लगा देना और ज्यादा से ज्यादा हर व्यक्ति 10-10 लोगों पे क्या करेगा? इस क्लास को शेयर करेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक शानदार टॉपिक के साथ, बेहतरीन टॉपिक के साथ जो आपकी जिंदगी और जान दोनों के लिए इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपका कैरियर जिंदगी और जान पर ही निर्भर करता है। ठीक है ना? आप तभी तो जिंदा है जब आपका कैरियर जिंदा। कोई नहीं पूछता, मैं फिर बता रहा हूं, दुनिया में जब आप सक्सेस नहीं हो तो आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि आप पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, सक्सेस हो जाइए। विश्वास करिए दुनिया आपके पास खुद चलकर आएगी, दुनिया आपके नंबर पर खुद कॉल करेगी। जब आप सक्सेस नहीं होते ना तो दुनिया आपके नंबर को अपने मोबाइल से ब्लॉक या उठाना क्या कर देती है? बंद कर देती है। इसीलिए यार कुछ नहीं है, केवल पढ़ना ही तो है, बहुत ज्यादा कुछ तो करना नहीं है। और उसको ही हम नहीं करते। साफ सुथरी जगह में बैठ करके पढ़ाई भी नहीं कर पाते हम लोग। तो जब एज निकल जाती है उस समय हमें पता चलती है कि हमने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय क्या कर दिया? निकाल दिया। ठीक है ना? तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आई होगी। ध्यान रखिए, अपनी फैमिली के लिए जियो, अपने देश के लिए जियो, एक राष्ट्रभक्त बनकर निश्चित रूप से पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।